Hey guys, what is up people? This is Abhishek, Master Teacher Office at वेदांतु। कैसी चल रही है जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम और बहुत ज्यादा डिमांड था इस टॉपिक का कि सर साउंड का भी एक बार वन शॉट करवा दीजिए आप। जैसा आपने ग्रेविटेशन के लिए करवा लिया, जैसा आपने वर्क एनर्जी पावर के लिए करवा लिया, तो वैसे साउंड के लिए भी एक बार कर लेते हैं, है ना? तो नमस्ते बच्चों, आज जैसे आपने थंबनेल में देख लिया, जैसे मैंने बता दिया है, आज हम करने वाले हैं साउंड चैप्टर का पूरा चैप्टर इन डिटेल। जो भी आपके एनसीईआरटी में है, जो भी उसके बाहर है, जो भी आपको सवाल आ सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट है, जो भी नॉन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। आराम से ये सेशन 2 घंटे का होगा, क्योंकि हम साउंड शुरुआत करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होती है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैसे होती है, फिर हम आगे बढ़ेंगे रेंज ऑफ हियरिंग, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अल्ट्रासाउंड, एको, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इन सारे टॉपिक्स को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल द ह्यूमन ईयर, जो आपके इस साल सिलेबस में नहीं है, वो हम कवर नहीं करेंगे। बाकी सब कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। अगर किसी इंसान को ह्यूमन ईयर के बारे में जानना है तो भाई मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पिछले साल से बनाते आ रहा हूं मैं। तो बस अब सर्च करना ह्यूमन ईयर क्लास 9th साउंड चैप्टर अभिषेक सर, मिल जाएगा आपको, चिंता नहीं। ठीक है, तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? हाय यशवर्धन जी, गरिमा जी नमस्ते। नमस्ते ऋतिक जी, थैंक यू सो मच ऋतिक जी हैप्पी बर्थडे के लिए। ह्यूमन ईयर भी है? नहीं, ह्यूमन ईयर नहीं है संजना जी। आप सिलेबस चेक कर सकते हो, आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट में जाकर सिलेबस चेक कर सकते हो। ह्यूमन ईयर आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, रिड्यूस्ड सिलेबस में आता है वो। ठीक है, नमस्ते काव्या जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको करना ही है तो आप फिर ह्यूमन ईयर वाले मेरे टॉपिक को देख सकते हो। पिछले साल वाले 2018 का जो मैंने वीडियो लिया था उसमें था ह्यूमन ईयर, क्योंकि उसके बाद तो सिलेबस रिड्यूस था, तो साउंड चैप्टर ही नहीं था आपके लिए। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। हाँ जी, और आज वीक क्विज नहीं हो रही है। आज मैं प्रॉपर सिर्फ आपको वन शॉट के थ्रू पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है, जो भी आपको पढ़ना है उसको कंप्लीट कर रहा हूं। वीक क्विज का एक सेपरेट सेशन करेंगे हम साउंड चैप्टर के लिए, तो उसको सेपरेट रखते हैं। ठीक है, तो फिर चलो भाई शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ हो तो बोलो जोर से बल्ले बल्ले, और एक और बार शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच अरुण। सोनार इज गोइंग टू बी देयर। सोनार भी एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, बट उसको आज मैं ब्रीफली कवर करूंगा फॉर श्योर। ठीक है, हाँ अर्चना जी, हम तो बहुत बार लाइव आते हैं, आप देखती नहीं हो शायद सेशन हमारे। नमस्ते स्टडी इमॉर्टल जी, नमस्ते सबको बल्ले बल्ले। चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। और क्या होगा? अरे बुड़बक यार, ये मेरे को परेशान करता है बहुत यार ये इंसान। एक मिनट रुक जाना बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, और आज का पूरा सेशन एकदम डिटेल में होगा, तो गेट रेडी पूरा का पूरा सब लोग। यहीं पे बेटा, सब यहीं पे हम। ठीक है, नहीं कोई वीवार कोई मेंटी आज नहीं हो रही है बेटा, आज इस सेशन में तो नहीं हो रही। इस सेशन में पूरा फोकस कर रहे हैं चैप्टर के ऊपर। वीवार का सेपरेट सेशन हम करेंगे, और वीवार के पीछे ना भागो ऐसे। ठीक है, चलो। हाँ जी, साउंड हो गया, प्रोडक्शन, प्रोपगेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिफ्लेक्शन सब कर लेते हैं। प्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम आवाज को कैसे सुन सकते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कि हाउ डू वी हियर साउंड, साउंड सुनते कैसे। तो सबका जवाब एक ही होना चाहिए, कानों से सर, कानों से सुनते हैं हम साउंड। सिंपल सी बात है। बट अब सही का सवाल जो आता है वो होता है कि साउंड होता क्या है। हाउ कैन वी हियर साउंड? थ्रू ईयर्स सर। बट वॉट इज बेसिकली साउंड? होता क्या है वो चीज? अब फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे ये बंदा बैठकर गिटार बजा रहा है, आप सुन पा रहे हो उसको? आंसर है नहीं सर। मजा नहीं आ रहा सर, क्या बजा रहा है? बस हाथ हिलते हुए दिख रही है, मजा नहीं आ रहा है, क्या बजा रहा है ये? यहां पे अमृतसर का चेहरा लगा लो और सोचो कि अरे वो बस बड़बड़ करते जा रहा है, बज नहीं रहा है कुछ। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रही आवाज। तो आवाज सुनाई, तो आवाज होती क्या है? साउंड होती क्या है? आवाज एक ऐसी चीज होती है जो आपके कानों में एक ऐसा एहसास जगाए, सुनने वाली, है ना? सुनने वाली मतलब कानों की जरूरत है कि जब आवाज ना हो, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। सो व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपके सेंसेशन जगाती है हियरिंग की। अगर वो सेंसेशन ना जगाएगी, कोई भी चीज नहीं जगाती है, तो आप सुन नहीं पाओगे, और फिर आपको कानों की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज बेसिकली साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपके
कानों के अंदर सुनने का एक एहसास जगाती है। वाह, एकदम एकदम वो शायरी वाला फीलिंग आ जाता है ना सुनकर। इतना अच्छा डेफिनेशन सुना आपने कहीं पे? नहीं सुना। किसी चीज का ऐसा डेफिनेशन है ही नहीं। कानों बस आवाज के लिए होती है, ठीक है। तो बस कुछ देर में अभिषेक सर शायरी बोलना शुरू करेंगे कानों के ऊपर। बट यू गेट द आइडिया। सब लोग वाह करो, वाह क्या बात है सर, क्या बात है। क्या है साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन योर ईयर्स। वाह, मजा आ गया। अब बात आती है सर, ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? फिर ये भी बताइए, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? पता है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? मैं एक्चुअली हर साल कराता हूं, मैं सोचा कि इस साल भी कराता हूं। मैं बहुत साल करवा नहीं पाया तो मैं बोर हो रहा था। साउंड चैप्टर मुझे बहुत पसंद है और मैं पिछले 2-3 साल करवा नहीं पाया क्योंकि ये कोविड की वजह से सिलेबस रिड्यूस हो गया था। तो इस साल मेरे को करवाना है। बहुत बहुत मजा आता है। देखो कैसे, ठीक है। अब आप लोग पता है सर वाइब्रेशन की वजह से होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होता नहीं है। तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग मेरे साथ लता मंगेशकर जी के कुछ गाने गाएं, है ना, जो मैं नहीं गा सकता हूँ बट आप लोग गाएं, मतलब ठीक है। लता मंगेशकर जी क्या बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा। अब प्रीटी श्योर यू गाइस नो जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, ये सबको जानते होंगे ना। तो भाई सिंपल सी बात है, गले, बस हाथ ऐसे गले पर रखो, ठीक है। सब लोग अपने हाथ को गले पर रखो, ठीक है, और बड़बड़ाओ। गाओ नहीं, गाना नहीं होगा आपसे, आपसे बड़बड़ाओ। कुछ महसूस होगा आपको, है ना। आप सबको यहां पे जब भी आपके मुंह से आवाज निकलेगी, यहां पे आपको वाइब्रेशन फील होगा, है ना। सिंपल सी बात है। आप कुछ ना बोलो जो बहुत अच्छा है तो वाइब्रेशन नहीं होगा। कुछ बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, क्यों बोलते हो, बट कुछ भी बोलोगे तो वाइब्रेशन होगा, है ना। बिना वाइब्रेशन की आवाज नहीं निकलेगी। चलो सब लोग आते हैं, धुन बनाओ। केसरिया तेरा, चलो धुन बनाओ। 3, 2, 1। केसरिया तेरा। क्या मस्त, मजा आ गया कि नहीं? एग्जैक्टली। तो अगर आप इस उम्मीद है कॉपीराइट ना लग जाए, इतना अच्छा गाता हूं मैं इसलिए, ठीक है। तो साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट वाइब्रेशन, वो क्लियर हो गया। मैं वाइब्रेशन नहीं होगी यहां पे वोकल कॉर्ड्स में। इस चीज को वोकल कॉर्ड कहते हैं, जहां से आपकी आवाज निकलती है। वोकल का मतलब होता है साउंड, तो कॉर्ड का मतलब होता है जो चीज साउंड प्रोड्यूस बाय मेम्ब्रेन होती है, जो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वो कैसे होती है आपके सिलेबस में है नहीं, बट यू गेट द आइडिया। तो वोकल कॉर्ड्स अंदर आपके वाइब्रेट करते, जैसे तबला होता है, तबला में ऊपर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में ऐसे तबला बजाते हैं, वाइब्रेट होती है। गिटार में स्ट्रिंग्स होते हैं, वाइब्रेट होते हैं तो आवाज आती है। बस जहां पे भी आपको साउंड आ रही है वहां से वाइब्रेशन आ रहा है। कहते हैं ना भाई, आग के बिना धुआं कैसे आ सकती है, वैसे ही सी बात है भाई, बिना वाइब्रेशन के साउंड नहीं आ सकती। कुछ वाइब्रेशन ऐसे हो सकती है जो आपको दिखे ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं टीवी पे ऐसे टक करे मारूं, आवाज तो आएगी लेकिन आपको वाइब्रेशन नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वाइब्रेशन नहीं हो रही है, वाइब्रेशन जरूर हो रही है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो इस बात को नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या करोगे? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इक्वल टू साउंड, सिंपल सी बात, ठीक है। नई वाइब्रेशन तो नई साउंड। इट्स वेरी वेरी इजी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ऊपर वाला सुर पकड़े, केसरिया का ऊपर वाला सुर पकड़े, ठीक है। हाथ रखो, चलो गले पे। हाँ, अब उसके बाद आता है ना, तेरा इश्क है प्यार, ओ पार्ट का है, ठीक है। केसरिया तेरा इश्क है प्यार। तो जब आप गाते हो ऐसे, तो क्लियर से बात है कि आपको महसूस होगा कि आपकी आवाज आपकी वाइब्रेशन जो है गले में ज्यादा बढ़ गई। तो जब आप लाउड बोलते हो तो वाइब्रेशन ज्यादा तेजी से होती है, करेक्ट। और जब आप धीरे बोलते हो तो वाइब्रेशन बहुत मलमल जैसे होती है, करेक्ट। हाँ बस यही चैतन इसका जी बोलिए, सब म्यूजिक क्लास चल गया, मजा आ गया। हाँ इन्होंने बहुत दिन से बोर हो रहे थे ना, मजा आज हम पढ़ाने के लिए आए हैं और आपको ये समझाने के लिए कि भाई मजा नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा। तो यू गॉट द आइडिया। तो व्हेनेवर वाइब्रेशंस आर हाई इन नंबर, साउंड वाइब्रेशन का धक धक जो होता है ना, मतलब ऐसा लग रहा हो कि वाइब्रेशन की एनर्जी ज्यादा है ना। वाइब्रेशन की एनर्जी ज्यादा, वाइब्रेशन से ज्यादा नहीं है, वाइब्रेशन की एनर्जी। मतलब आपके हाथ में लग रहा होगा जब आप चिल्लाते हो, जब धीरे धीरे बात करो तो समझ में नहीं कि वाइब्रेशन हो रही है, समझ पा रहे हो। तो वाइब्रेशन की जो एनर्जी होगी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही साउंड की एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा लाउड आपका साउंड होगा, उतना ही कम आपका साउंड होगा जब वाइब्रेशन की एनर्जी कम होगी। वाइब्रेशन थोड़ा सा धीरे धीरे, गिटार का ले लो आप, है ना। गिटार में आप धीरे धीरे स्टेज आते हैं, पिंग करोगे कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत आवाज आएगी। लंबा खींचोगे स्ट्रिंग को, तो लंबा खींचोगे तो ज्यादा आवाज आएगी, सिंपल सी बात है, करेक्ट।
तो आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया अबाउट हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस्ड। अब बात आती है बात कि भाई साहब साउंड प्रोड्यूस होने के बाद प्रोपगेट कैसे करता है। एक सिंपल सा लोचा जो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझो, ठीक है, इस बात को क्लियरली समझो। अभी हम घुस रहे हैं कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, कर लिया ना, हाउ इज साउंड प्रोपोगेटेड। प्रोपोगेशन का मतलब होता है साउंड कैसे यहां से वहां तक जाता है। या तो भाई कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, या कि मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज निकल गई, मेरे वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हो गई साउंड, आप तक पहुंच कैसे रही है और आप तक पहुंचने के बाद क्या होती है वो समझना है हमें भी, ठीक है। तो देखो सिंपल सा पिक्चर है, इस पिक्चर को अभी मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई क्लासिफाई कर देता हूं, सिंपल से समझना चाहिए इसको। साउंड को सुनने, समझने, महसूस करने के लिए सिर्फ 3 चीजों का जरूरत होता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली चीज होती है जिसको हम कहते हैं सोर्स। सोर्स होता है जो आपको साउंड प्रोड्यूस करता है ना, साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं सोर्स। जहां से जैसे रोशनी का सोर्स क्या है हमारी जिंदगी में? गर्लफ्रेंड नहीं, सॉरी, सूरज। सूरज है हमारी जिंदगी में रोशनी का सोर्स, सिंपल सी बात है। तो सोर्स होता है जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद जहां पे रिसीव होता है, प्यार कहां पे रिसीव होता है? दिल के अंदर। दिल के अंदर जो महसूस होती है उसको हम प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार, ठीक है। तो रिसीवर क्या हो गया हमारे साउंड के केस में? साउंड के केस में हो जाता है कान। कान हमारे रिसीवर हो गए, कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल यहां पे रिसीवर है, ठीक है। अगर आप कहीं और से सुनते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तो कान से सुनते हैं, ठीक है। तो भाई ये रिसीवर हो गया यहां पे। यार मैं हमेशा रिसीवर के स्पेलिंग में गलती करता हूं, आपको पता है कि रिसीवर का स्पेलिंग क्या होता है? रिसीवर RECEIVER है ना, मैं हमेशा RECIEVR लिखता हूं, मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती है रिसीवर के स्पेलिंग में, रिसीविंग के स्पेलिंग में, रिसीव के स्पेलिंग में। थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर लेटिंग मी क्लैरिफाई दिस। मैंने सही बोला था सबसे पहले ना, RECEIVER वही है ना। थैंक यू सो मच। ऑटो करेक्ट के बिना मैं हमेशा उसको गलत लिख देता हूं। आई होप कि आप में से किसी को भी इसका शायद कंफ्यूजन होगा, मेरे को तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, रिसीवर वाले में बहुत कंफ्यूजन आता है मेरे को, ठीक है। मैं सच बताऊं क्या, मैं कभी कभी फिजिक्स गलत लिख देता हूं यार। आई नो बहुत शर्म की बात है, मैं कभी कभी लिख देता हूं फिजिक्स गलत, बड़ा लीव दैट टू लेटर, ठीक है। तो रिसीवर पहुंच गया अभी हम कान के अंदर, ठीक है। हम तो कान से सुनते तो हमारा रिसीवर कान हो गया। तो सोर्स होते हैं जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, रिसीवर वहां पे होता है जहां पे साउंड सुनाई देती है, रिसीवर। अब इस सोर्स और अब जरूरी थोड़ी है कि आपके कान हमेशा तबले में ऐसे लगे हुए होंगे, ऑफ कोर्स ये बात नहीं है ना। तो हमेशा थोड़ी गर्लफ्रेंड चिपके हुए होंगे, नो ऑफ कोर्स नहीं बात है। अब आप चीजें दूर रहते हो, जैसे आप मुझसे अभी सैकड़ों मील दूर हो, है ना, फिर भी इस आवाज पहुंच रही, कैसे पहुंच रही है आवाज? तो बीच में हमेशा एक मीडियम होता है, ठीक है, एक रास्ता होता है, एक सहारा होता है, एक सपोर्ट होता है जिसके थ्रू आपका साउंड होस्ट से रिसीवर तक पहुंचता है। उस रास्ते को हम मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सारे चीजों का इंग्लिश में आपको डेफिनेशंस बताऊं तो सिंपल से होगा, व्हाट इज सोर्स? सोर्स इज द प्लेस फ्रॉम वेयर और द ऑब्जेक्ट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। रिसीवर इज द ऑब्जेक्ट वेयर द साउंड इज रिसीव्ड। Medium is the region where the sound is propagated between the source and the receiver. ठीक है, बल्ले बल्ले हो गया। तो ये आपका सिस्टम है। अभी प्रोड्यूस कैसे होता है हमने समझ लिया। अब हमें समझना है कि भाई आपकी जो आवाज है वो सोर्स से रिसीवर तक कैसे पहुंचती है, और यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको जो रिसीवर पार्ट है कि आपके कानों में आवाज कैसे रिसीव होती है वो आपके सिलेबस से आउट हो चुका है। अभी ये सिलेबस में आपके 2023 के एग्जामिनेशन में नहीं है। अगर आप लोग को पढ़ना है तो मैंने इसको ऑलरेडी करवाया हुआ है। आप ह्यूमन ईयर अभिषेक सर सर्च करोगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को पढ़ना है पढ़ सकते हैं। अगले साल में तो ऐसे भी नया वन शॉट बनाऊंगा, अगर सिलेबस में आ जाता तो चिंता मत करना, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है रिसीवर। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर होता तो ये इटसेल्फ एक 5 मार्क का सवाल होता, तो नहीं है। तो ये जो पार्ट है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोपेगेट कैसे करता है, ठीक है। तो प्रोपेगेट एक बार समझ लेते हैं कि प्रोपेगेशन कैसे होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड बहुत सिंपल है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस एनिमेशन को देख रहे हो, अब ध्यान से देखो। ऋतिक बोल रहा है सर अब सिंगल लड़कों को तड़पा रहे हो गर्लफ्रेंड कहकर। हाय 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 हाय, क्या बात है, ठीक है। बताइए, सबने देख लिया? सबने देख लिया क्या हो रहा है? यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है और एक रिसीवर है जो सुन रहा है। बीच में कुछ चीजें डिस्को कर रही हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये तो क्लियर हो गया, डिस्को चल रहा है यहां पे।
और दिख रहा है कि कुछ चीज तो ऐसे वेव की तरह जा रही है। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब हमें बस ये समझना है कि ये क्या चीजें हैं जो डिस्को कर रही हैं, और ये डिस्को भी है कि नहीं, और क्या है ये, हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप जरूर समझते हैं क्या होता है। तो मैं चाहता हूं कि लोग ध्यान से देखें और मेरे साथ इस चीज को बनाएं, और एक बार आप बना लोगे ना तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड आपके बाएं हाथ के बीच वाली उंगली में आ जाएगा, इतना इजी हो जाएगा। ठीक है, सब लोग यहां से देखो ध्यान से। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं मुझे एक वॉलंटियर की जरूरत है। कौन बनेगा वॉलंटियर यहां पे? एनीवन वांट्स टू बी द वॉलंटियर? कौन बनेगा भाई वॉलंटियर? तनिष्का जी हमेशा रेडी रहती है, तनिष्का जी मी लिखकर रेडी रहती है हमेशा ना, तो तनिष्का जी हमारी वॉलंटियर है। आप लोग अपने आप को वॉलंटियर समझ सकते हो। ठीक है, अब मान लो तनिष्का जी यहां से कुछ कह रही है। ठीक है, क्या कह रही है? तनिष्का जी, मान लो तनिष्का जी के बॉयफ्रेंड जी का नाम है अमन। क्या है? अमन। तो तनिष्का चिल्ला रही है अमन, क्या चिल्ला रही है? अमन, अमन चिल्ला रही है वो। ठीक है, तो देखते हैं कि ये अमन की जो आवाज है वो अमन तक पहुंचता है कि नहीं आवाज में। ठीक है, तनिष्का जी ने बोला अमन, तो जब तनिष्का जी ने अमन बोला तो आवाज बाहर आई। ठीक है, ये आवाज है, अमन बाहर आती है। आप देखोगे अभी आप अगर अपने क्या कहते हैं, हाथ को अपने मुंह के सामने रखोगे, है ना, और अमन बोलोगे, तो आपको जब आप अमन कहोगे तो अमन कहते वक्त, या कोई भी नाम ले लो, विजय, अमन, अजय, तो आपको कुछ हवा जो है आपके हाथों पर पड़ेगी। जैसे अभिषेक बोलोगे ना, तो अभी में हवा पड़ी, आ में नहीं पड़ती, आ में हवा नहीं पड़ती हाथ पे, देखो आ नहीं पड़ती, भी पड़ी, तो अभिषेक, ख में पड़ती है, शा में नहीं पड़ती, तो अभिषेक में भी और का में आवाज हवा बाहर आई, आ और ए में नहीं आती बाहर। ये बहुत बड़ा लैंग्वेज है, जब आप पढ़ते हो चीजों को ध्यान से ना तब भी बहुत समझ में आता है, बट यू गेट द आइडिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ चीजों में हवा बाहर आती है, कुछ चीजों में हवा बाहर नहीं आती है, और साउंड में ऐसे ही होता है। जब भी कोई चीज, कोई धुन हो, कोई सुर हो, कोई तार हो, कुछ भी हो ना, उन सारी चीजों में कभी हवा बाहर आती है, कभी वाइब्रेशन उस तरफ जाता है, कभी वाइब्रेशन इस तरफ जाता है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहां पे भी जब मान लो कि अमन, जब उन्होंने कहा अमन, जब मैंने कहा तो आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, अभिषेक ही बोलो, तनिष्का के बॉयफ्रेंड का नाम अभिषेक है, अभिषेक। ठीक है, तो ये आ है, ये भी है, ये शाह है, और ये ख है। ठीक है, तो अभिषेक, ये तार है, तो दो तार में मेरे, दो सुर में मेरे आवाज बाहर आ गई। अब यहां पे, और अभिषेक यहां पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अभिषेक यहां पर खड़ा हुआ है, उसके कान यहां पर है। ठीक है, ये उसके कान है, देख लो जैसा। अब इस कान तक आवाज कैसे पहुंचेगी? अब यहां से यहां तक क्या है भाई? हवा है, एयर, विच एक्ट्स एज अ मीडियम। ठीक है, तनिष्का ने बोल दिया अभिषेक, तो आवाज, हवा जा रही है। अब हवा, और हवा में होता क्या है? हवा में पार्टिकल्स होते हैं, है ना, हवा में पार्टिकल्स होते हैं, तो अब हम पार्टिकल्स को बनाते हैं। इसके बीच में पार्टिकल्स मान लो क्या है भाई, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो अपना काम देख रहे थे, पार्टिकल्स को कोई और काम नहीं था, वो अपना काम देख रहे थे, बीच में बराबर थे, सॉर्टेड थे। लेकिन यहां पे हुआ क्या, जब ये आवाज का वाइब्रेशन आया, जब आवाज की एनर्जी आई, जब ये अभिषेक में से आ निकला, भाई निकला, तो हुआ क्या, यहां पे जो पार्टिकल्स है ना, इनको थोड़ा सा धक्का मिला। ऑफ कोर्स भाई, जब आप अभिषेक बोलोगे तो हवा बाहर आती है, तो बाहर के पार्टिकल्स को धक्का मिलेगा। पार्टिकल्स तो नन्ही मुन्नी चीजें होती है, हमारे आंखों में दिखती भी नहीं है, तो क्या होगा, धक्का मिलेगा, तो सामने जाएंगे। खड़े थे चुपचाप, पीछे से हवा आई, अरे कहां भेज रहे हो यार, ठीक है, तो धक्का भेजते। थोड़ा सा ये जो सेट ऑफ पार्टिकल्स था, इस साउंड एनर्जी की वजह से इनको धक्का लगा, और ये सामने की तरफ मूव हुए। ठीक है, और सामने तो भाई ऑलरेडी पार्टिकल्स थे ही, करेक्ट, सामने तो पार्टिकल्स थे ही, तो इस धक्के की वजह से एक रीजन ऐसा बना, ये पूरा रीजन ऐसे बना जहां पे पार्टिकल्स क्लोज आ गए। समझे? यहां देखो, इसमें देखो, देख रहे आप, एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पे पार्टिकल्स क्लोज आ रहे है ना। हाँ, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे पार्टिकल्स थे, यहां पे धक्का लगा, तो हम सामने आगे से क्लोज आ गए। सिंपल सी बात है, बस में होता है ना,
ब्रेक मारते तो हम सामने नजदीक आ जाते लोगों के, वैसे। ठीक है, क्लोज आ गए। तो हमारा एक ऐसा एरिया बन गया जहां पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा हो गई। क्या हो गई? पार्टिकल्स की डेंसिटी ना, बस जब क्राउडेड होता है और अब जब बस वाला ब्रेक मारता है तो सब एक तरफ सामने चले जाते हैं, तो उस पूरे रीजन में डेंसिटी लोगों की ज्यादा हो जाती है। ज्यादा लोग हो गए, मतलब डेंसिटी ज्यादा हो गई, करेक्ट। तो इस हाई डेंसिटी रीजन को, इस हाई डेंसिटी रीजन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, इस हाई डेंसिटी रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। डन भाई, सिंपल है। ठीक है, अब मैं गया, अब मैं ये पार्टिकल्स है, ठीक है। अब पार्टिकल्स, सामने पार्टिकल्स में वहां था, मुझे धक्का मिला, मैं गया और सामने वाले पार्टिकल से टकराया। अगर आप बस में हो, लोग ब्रेक मारे, बस वाला ब्रेक मारेगा, आप जाओगे सामने वाले से टकराओगे और वहीं चिपक खड़े हो जाओगे क्या कि हाँ बहुत मजा आ रहा है, अच्छा थोड़ी देर, थोड़ा सा बैग नीचे करना, सोना थोड़ा सा, वहीं वहीं नहीं ना, आप लोग सॉरी वापस अपनी जगह पे आओगे ना, ये करोगे आप। ऑफ कोर्स ही बात है। हर सर मेरे साथ जब प्लेन में या तो फिर बस में होते हैं, वो ब्रेक में ब्रेक लगता है, वो सामने आते मेरे कंधे पे ऐसे सर के सो जाते हैं, फिर उनको उठाना पड़ता है कि जगह आ चुका है, बट वो करते नहीं यूजुअली। बट यू गेट द आइडिया, करेक्ट ना। आप गए सामने बस में और टकराए, सॉरी बोले, वापस अपनी जगह पे आए। तो पार्टिकल्स भी यही करते हैं, पार्टिकल्स बोले ओ सॉरी। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स थी जो इनसे टकराई वो वापस आ गई। ठीक है, वो वापस अपनी जगह पे आ गई। इसको अलग कलर से लिख देते हैं। अच्छा पार्टिकल्स है ना, थोड़ी ना नादान है, थोड़ी ना बेशरम है, वो अपने पॉइंट पे वापस आ चुकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच यशवर्धन जी। वो तो अपनी जगह वापस आ गई, लेकिन अब हुआ क्या, ये जिनसे जाके टकराए थे, मान लो डोमिनोज देखा आपने, डोमिनोज, या तो बस में ही देख लो, आप किसी से टकराते हो, आप टकराए तो सामने वाला भी किसी और जगह टकरा गया ना, क्योंकि आपने उसे धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, पूरा साइकिल तो डोमिनोज हो जाता है पूरा, है ना। डोमिनोज होता है, आपने इसको गिराया, टक 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 सारे गिरते चले गए, है कि नहीं। तो ये एनर्जी यहां से वहां ट्रांसफर हो जाती है। तो बेसिकली जब इस पार्टिकल ने सामने वाले पार्टिकल से धक्का मारा, वो पार्टिकल्स फिर आगे गए और फिर इनको धक्का मारने लगे। समझ रहे हो? तो ये इस रीजन में अभी पार्टिकल्स नजदीक आ गए पार्टिकल्स यहां पे नजदीक आ गए, तो यहां पे फिर क्या हो गया, यहां पे कंप्रेशन का रीजन खड़ा हो गया, यहां पे एक रीजन एक कंप्रेशन की बन गई। लेकिन जब सारे, अब यहां से सारे पार्टिकल्स जब इस रीजन में आ चुके हैं, तो ये रीजन क्लियर हो गया ना, है कि नहीं। ये वाला जो पार्टिकल्स था पीछे आ गया वापस अपनी जगह पे, सामने वाले पार्टिकल्स यहां चले गए, तो फिर वो एरिया खाली हो गया ना भाई, वहां पीछे चले गए, मैं यहां पे आ गया, ये एरिया खाली हो गया। तो यहां पे अभी एक ऐसा रीजन बन गया जहां पे कोई भी पार्टिकल्स ही नहीं है, या तो बहुत मिनिमम पार्टिकल्स। तो दो कंप्रेशन के बीच में एक रीजन और आ जाता है जहां पे डेंसिटी लो होती है। अभी से हम सारे हाई डेंसिटी रीजन को कंप्रेशन ही बोलेंगे, तो जब भी मैं हाई डेंसिटी बोलूंगा समझ, जब भी आप कंप्रेशन बोलोगे समझ जाना कि वहां पे डेंसिटी पार्टिकल्स की ज्यादा है। तो एक ऐसी रीजन आ गई जहां पे डेंसिटी लो है, और उस रीजन को हम कहते हैं रेरफैक्शन। क्या कहते हैं? रेरफैक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को ना रेरफैक्शन लो डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी नहीं, कंप्रेशन हाई डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी नहीं, ये याद रखने में डिफिकल्टी होती है। तो एक सिंपल तरीका ये होता है, आप सिर्फ कंप्रेशन याद रखो। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेस करते हो तो क्या हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हो। वहां पे क्या होगा, जब कंप्रेस करते हो किसी चीजों को एकदम दबा देते हो तो चीजें यहां पे डेंस हो जाती है ना। तो इसलिए आप इस चीज को हमेशा हाई डेंसिटी की तरह कंप्रेशन को हमेशा याद रख पाओगे। उसकी ऑपोजिट होती है रेरफैक्शन, लो डेंसिटी वाली। ठीक है, सिंपल है, डन हो गया भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पार्ट, ये समझ में आ गया बेटा। तो ऐसे एक पार्टिकल जाता है, धक्का मारता है, वापस आता है, सामने वाला पार्टिकल जाता है, धक्का मारता है, वापस आता है, फिर धक्का मारता है, वापस आता है, धक्का मारता है, वापस आता है, धक्का मारता है, वापस आता है, वापस धक्का, वापस। ऐसे धक्के खा खा कर पार्टिकल्स आपके कानों तक पहुंचती है।
सुभान अल्लाह, बहुत धक्के खाए। तो जब भी आप मेरी आवाज सुनो, मुझे रेस्पेक्ट देना, मेरी आवाज को रेस्पेक्ट देना, आपकी आवाज को रेस्पेक्ट देना, क्योंकि वो जो आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है बहुत धक्के खाकर आ रही है। ठीक है, तो ऐसे पहुंचती है आपके कानों में आवाज। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हो जाता है आपका वेव जो बनता है ना। देख सकते हो यहां पे बहुत क्लियरली, देखो कंप्रेशन रीजन बना, धक्का मारा, देखो अब देखो ये जो रेड डॉट, उसको ध्यान से देखो, ये रेड डॉट दिख रहा है, एक पार्टिकल को हमने पकड़ लिया है। अब किसी भी पार्टिकल देखो, पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है, नहीं, पार्टिकल धक्का मार रहा है वापस आ रहा है, धक्का मार रहा है वापस आ रहा है, धक्का मार रहा है वापस आ रहा है, समझे। तो जब अभिषेक बोला तो भी में सामने का धक्का मारा वापस आया, फिर खा में वापस गया धक्का मारा वापस आया, क्योंकि आ और शे में हवा बाहर नहीं आती है, तो अभिषेक, करेक्ट। तो आ में आवाज बाहर नहीं आई, हवा बाहर नहीं आई, तो वापस आ गया पार्टिकल। भी बोला तो सामने गई, लग गया, ठीक है। शे बोला तो वापस आ गया, क्योंकि भाई हवा नहीं आती। ख बोला तो वापस गया। तो वो वाइब्रेशन के प्रोसेस में आपके पार्टिकल सामने जाते हैं, पीछे आते हैं, सामने जाते हैं, वापस आते हैं और आपके कानों तक पहुंचते हैं। ठीक है, सो हाउ इज दिस साउंड प्रोपगेटेड? अगर अंग्रेजी में समझा आपको, हाउ इज दिस साउंड प्रोपगेटेड? साउंड इज प्रोपगेटेड with the medium with the help of a wave created through particles having high density regions called as compression and having low density regions of rarefaction. Simple. ठीक है? Now there's a very important question that comes in your examination, which you should know also. Why is sound called as a mechanical wave? Question number 1. Question number 2. Why do we in space or in vacuum cannot hear sound? Two very important questions जो बहुत बार आ चुके हैं और आएंगे भी और आते रहेंगे भी। ठीक है, आप चाहे किसी साल भी पढ़ लो इस चीज को। तो why is this sound called as a mechanical wave? जवाब बहुत सिंपल है। मैकेनिकल वेव का मतलब होता है कोई चीज मैकेनिकली मूव हो, तो हम उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है, यहां पे आपके पार्टिकल्स टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं, सामने जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, सामने जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। बिना इन पार्टिकल्स के आपका साउंड सोर्स से रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाता। तनिष्का का प्यार अभिषेक तक पहुंच ही नहीं पाता, अधूरा रहता है ना। तो इस वजह से हम साउंड को मैकेनिकल वेव कहते हैं। अंग्रेजी में समझाएं, बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, बिकॉज साउंड प्रोपगेट्स फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर with the help of the particles in the medium. ठीक है, अब ये जब मैंने कहा, सीधा सेकंड सवाल का जवाब तो आ गया होगा आपको कि वैक्यूम में या तो स्पेस में साउंड क्यों नहीं सुनाई देता। जवाब सिंपल, क्योंकि स्पेस में, वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं होती है, तो साउंड प्रोपगेट कैसे होगा? कैसे होगा? वहां पे सिर्फ साइन लैंग्वेज चलता है, सिर्फ साइन लैंग्वेज चलता है। ऐसे तनिष्का मेरे को ऐसे बोल रही है, वहां से खड़े होके सर ऐसे बोल रही होगी वहां पे। नो मीडियम, गॉट द आइडिया? सो दिस इज द रीजन। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन विच कम्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड व्हाट इज अ ट्रांसवर्स वेव? जब ये आती है बच्चों की लग जाती है, क्या सर ये तो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं था। हाँ, वैसे ही एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड भी कभी लिखा नहीं होता है सिलेबस में। अगर आप 2017-18 का सिलेबस देख लो, 19 में तो डिलीटेड है, 20 में भी डिलीटेड है, 21 में डिलीटेड है, 22 में आ रहा है आपको साउंड। ठीक है, तो 18 का देख लो, 17 का देख लो, 16 का आप सिलेबस देख लो, सीबीएसई के जाके वेबसाइट, मेन वेबसाइट से देख लो आप, वहां पे भी अल्ट्रासाउंड लिखा होगा सिलेबस में, लेकिन एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड नहीं लिखा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सवाल आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड से, सोनार, है ना, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। तो वैसे एक सवाल आता है जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आता है, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ये क्या होती हैं सर? ये तो समझ में आ गया होगा आपको, दिमाग चल रहा होगा आपका, क्लियर दिख रहा है कि भाई ये तो वेव है ना, वेव जैसे जा नहीं रहा, वेव जैसे जा रहा है ये, करेक्ट। लेकिन अगर मैं इन वेव के पर्टिकुलर पार्टिकल्स को देखूंगा, यहां पे आप देख पाओगे कि भाई मेरा पार्टिकल सामने और पीछे आ रहा है और मेरा वेव भी इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, करेक्ट।
तो अगर मेरे पार्टिकल्स का मोशन मेरे वेव के डायरेक्शन से पैरेलल है ना, वेव भी ऐसे जा रही है, मेरा पार्टिकल भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है. सो इफ द मोशन ऑफ माई पार्टिकल एंड द वेव आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दिस वेव इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्या कहते हैं इसको फिर हम? लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है, सिंपल हो गया. दोबारा बता देता हूं आपको. When the particles of the medium vibrate parallelly to the motion of the wave, that is called as longitudinal wave. अब ट्रांसवर्स क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ डांस भी करो आप. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो डांसर्स को देखा होगा आपने, वो ऐसा एक स्टेप कर लेते हैं ना, सब लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, फिर ऐसे ऐसे उठा के ला देते, देखा होगा आपने. तो ये सीन है आपके पास, है ना. तो अगर इस मोशन को भी आप देखोगे, क्लियरली देखो, ठीक है, इस मोशन को अगर आप देखोगे तो क्या होता है यहाँ पे, एल्बो ऊपर गई, रिस्ट ऊपर गया, रिस्ट ऊपर गया, वापस आया. ठीक है, तो भाई ये आप देखोगे तो आपका हर एक जो हाथ का पार्ट है वो ऊपर नीचे जा रहा है ना. तो आप ये कभी नहीं बोलोगे कि भाई मेरे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं. नहीं, पैरेलल मूव नहीं कर रहे हैं. मेरा वेव सामने जा रहा है ना, वेव तो सामने ही जा रहा है, वेव तो इसी डायरेक्शन में ना. करेक्ट, यहां से भी वेव तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, वेव तो ऊपर नीचे नहीं जा रही है, वेव तो सामने ही जा रही है. करेक्ट, तो वेव जब सामने जा रही है, लेकिन आपके जो पार्टिकल्स हैं, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, फिंगर्स हो गए, वो सब तो ऊपर नीचे जा रहे हैं. तो क्या हो रहा है यहां पे? हो क्या रहा है यहां पे? आपके पार्टिकल्स आपके वेव से परपेंडिकुलरली मूव हो रहे हैं. पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, वेव सामने जा रहा है, तो परपेंडिकुलर मूव हो रहा है. तो इस काइंड ऑफ वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव. क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया. हाँ, तो लिख देता हूं यहां पे ट्रांसवर्स का स्पेलिंग, जिन बच्चों को पता नहीं होगा. वैसे ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये सब प्रॉपर्ली मैंने यहां पे लिखा हुआ है. इसका जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में. आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से फिर डाउनलोड कर लेना इस चीज को. ठीक है बेटा, चलो ट्रांसफर समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडनल समझ में आ गया. तो 3 मेजर क्वेश्चन हमने कर लिए. अब हम हाँ, इसके बाद जो सवाल आता है वो आता है कि व्हाट इज कंप्रेशन, व्हाट इज रेयरफैक्शन. ये एक सवाल भी आ जाता है. आई एम होपिंग कि अभी आपको समझ में आ गया होगा. कंप्रेशन इज द हाई डेंसिटी रीजन इन द मीडियम, रेयरफैक्शन इज द लो डेंसिटी रीजन इन द मीडियम. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि इस चीज को अब ध्यान से देखो. बहुत सिंपल सा हमने समझ लिया. मीडियम में कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन का पूरा वेव बन चुका है. इसी वेव के थ्रू आपका जा रहा है ना. ठीक है, इसी वेव के थ्रू आपका साउंड जा रहा है. अगर मैं इसका एग्जैक्टली एक बना दूं ग्राफ, तो कैसा दिखेगा? ठीक है, तो मैं ग्राफ बना रहा हूं जहां पे मेरी बन जाती है डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी वाई एक्सिस में आ गया और टाइम मेरा एक्स एक्सिस में आ गया. ठीक है, तो कंप्रेशन रीजन में डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मैंने डेंसिटी यहां पे मार्क किया. कहां पे मार्क किया? यहां पे मार्क किया. ठीक है, रेयरफैक्शन में डेंसिटी कम होती है, यहां पे मार्क किया. फिर मेरी कंप्रेशन सबसे ज्यादा, रेयरफैक्शन सबसे कम, कंप्रेशन सबसे ज्यादा, रेयरफैक्शन कम, कंप्रेशन ज्यादा, कम, ज्यादा, कम, ज्यादा. ठीक है, ये हो गया, डॉट्स मैंने बना दिए. फिर हम ग्राफ में क्या करते हैं? ग्राफ को फिर जोड़ देते हैं. तो हम यहां पे ग्राफ को जोड़ देते हैं, फिर क्या बनेगा? मेरा ग्राफ फिर ऐसे बनेगा, which also resembles a wave. तो साउंड इज बेसिकली अ प्योर डेंसिटी वेव. और अगर मैं इसको प्रॉपर टेक्निकल सेंस में डालूंगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं ऐसे बोलूंगा, आप मुझे बताओ, अगर वैक्यूम में मान लो आप स्पेस में हो, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपकी गर्लफ्रेंड साइड में खड़ी है, बोलेंगे अरे मेरा बेबी गर्मी लग रही है, चलो मैं फैन चला लेती हूं. अब वो चलाएगी फैन स्पेस में, आपको हवा लगेगी क्या? पूछ रहा हूं मैं आपसे, कुछ और मत समझना, बस पूछ रहा हूं. फिर आप कहेंगे अभिषेक सर आपने बताया नहीं ना. जिस इंसान ने सोचा लगेगी क्या, तो सच बता रहा हूं, पेन फेंक के मारूंगा, लगेगी नहीं लगेगी, सोच कर बताओ. नहीं है, नहीं लगेगी चौधरियों. जब मैं बोल रहा हवा लगी कि नहीं,
हवा ही नहीं है जब स्पेस में, तो हवा कैसे लगेगी? अलग से बात है अभिषेक सर, आपको चप्पल जरूर लगेगी आपको, लेकिन भाई हवा नहीं लगेगी, है ना? क्योंकि हवा नहीं है वहां पे, हवा नहीं लगेगी। सिंपल सी बात है, तो हवा नहीं लगेगी। तो आप ये कह सकते हो कि भाई हवा से जो आपके चेहरे पर प्रेशर आना था, जो फोर्स आपके जो फीलिंग आती मस्त ठंडी, वो नहीं लगेगी आपको। लेकिन वहीं अगर दुनिया में, अगर आप धरती पर हो, फैन चालू करते तो मस्त मस्त हवा लगेगी। फैन की स्पीड बढ़ा दी तो और हवा लगेगी। अरे डेंसिटी और बढ़ गया ना हवा का, स्पीड बढ़ा दी तो बहुत ज्यादा हवा आ रही है, तो प्रेशर आपके चेहरे पे बढ़ गया और क्या मस्त आ रहा है। बाइक पे जा रहे हो, 80 पे गए, 80 में भाई छाती पे इतनी तेज हवा आ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, 100 पे गए और पीछे आ गए, है ना? 120 में तो हो जाता है पूरा। करेक्ट? तो गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जहां पे हवा का डेंसिटी ज्यादा होता है, वहां पे हवा का प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो अगर मैं इस डेंसिटी टाइम ग्राफ को प्रेशर टाइम ग्राफ भी बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। प्रेशर बना दिया वाई एक्सिस पे, एक्सिस अभी टाइम है, जहां पे कंप्रेशन है वहां पे प्रेशर ज्यादा है, जहां पे रेयर फैशन है वहां पे प्रेशर कम है। तो प्रेशर वेव की तरह भी हम साउंड वेव को डिनोट कर सकते हैं। डन? समझ में आ गया? इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इसी ग्राफ के ऊपर हम बहुत हरकतें करेंगे बाद में, अभी नहीं, बहुत उंगली करेंगे इस ग्राफ को बाद में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो साउंड हो गया। हाँ, अब सवाल आता है कि सर हवा में तो आपने बता दिया, साउंड प्रोपगेट थ्रू हवा, बहुत मजे से बताया आपने, तनिष्का जी का प्यार समझ में आ गया हमें। अब पानी में होता है क्या? इसका एक जवाब मैं सिंपल एक मूवी के रेफरेंस से देना चाहता हूं। कितने लोगों ने यहां पे हैरी पॉटर की मूवी देखी हुई है? एंड टू बी प्रिसाइज, हैरी पॉटर गॉबलेट ऑफ फायर देखा हुआ है? नहीं भी देखा हुआ है? कितने यहां पे सुरीले लोग हैं जो स्विमिंग पूल के अंदर जाकर जाप करते हैं? तो जिन लोगों ने देखा उनको ये सीन याद होगा शायद, हैरी पॉटर वाला सीन, जब हैरी पॉटर ड्रैगन से लड़कर गोल्डन एग मिलता है उसे, पानी के अंदर लेके जाके खोलना पड़ता है उसको आवाज सुनने के लिए, है ना? बट ये तो सिंपल सी बात है, हम सबको पता है कि पानी के अंदर से आवाज निकलती है बाहर, हमें सुनाई देती है। अलग बात है क्लियर नहीं सुनाई देती, लेकिन आवाज आती तो जरूर है। ये क्लियर हो चुका है मूवीज में, सब में से किसी को कोशिश करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये साउंड ट्रैवल्स थ्रू वाटर। फिर सवाल आता है कि साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड सर, बताओ ना सर, हवा से, यहां से, पानी से, तो सॉलिड में भी होता है? या देखो, इसके पीछे एक मेरी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, सुनोगे तो शायद आप रिलेट कर पाओगे। जब मैं स्कूल जाता था, मान लो, मतलब हमेशा की बात है, होता है ना कभी कभी हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं, और स्कूल के दौरान हम बहुत टायर्ड रहते हैं, क्योंकि उसके बाद ट्यूशन होता है, फिर आप ठीक से सो नहीं पाते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्कूल में सोते हैं कभी ना कभी, या तो नींद बहुत आ जाती है, और कभी कभी रेस्ट पीरियड होता है, पीटी पीरियड होता है, तो कभी बच्चे सो जाते हैं। तो हम क्या करते थे कि हम कान को बेंच पे ऐसे लगा के सोते हैं ना हमेशा, है ना? ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे हाथ रख के ऐसे सोते हैं, या तो फिर ऐसे सोते हैं, हेड डाउन करके सोते हैं। आपका एक वो का दोस्त होता है, का फिल इन द ब्लैंक्स दोस्त होता है, ठीक है? जब दिख रहा है उसको कि कान रखा हुआ है ना, कान रखा हुआ है टेबल पे वो जोर से ऐसे मार देता है, और क्योंकि टेबल पे कान रखा हुआ, आपने बहुत जोर से लगती है आपको कान में। या तो कभी भी टीचर जी आ जाते हैं, टेबल पे डंडा मार देते हैं, अच्छा बेटा सो रहा है उनको तो बड़ा मजा आता है ना? हमको नहीं आता। तो ये आपने देखा होगा, एंड देन यू नो वेरी क्लियरली, यस, साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड एंड इन अ वेरी बैड वे। बट यू गेट द आइडिया, है ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सॉलिड के थ्रू भी होता है, ये हमने सीख भी लिया कि भाई क्यों नहीं होता है वैक्यूम में। और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात आती है सर, चलो अब समझ में आ गया कि हवा में ट्रैवल होता है साउंड, पानी में होता है, सॉलिड में भी होता है, लेकिन सबसे तेज कहां पे होता है? यह भी आपका एग्जामिनेशन में आता है। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी बहुत सिंपल है एक्चुअली। इस डोमिनो इफेक्ट को देखो, कौन जीता? गैस अभी जीत रहा है, सॉलिड तो जीत चुका था। एक और बार देखो, शुरुआत एक साथ हुई है, लेकिन सॉलिड की आवाज पहुंच गई, लिक्विड फिर गैस तो अभी भी पहुंच रहा है। इन जनरल एक नोशन होता है, सर हवा में तेज सबसे ज्यादा तेज होगा, नहीं।
इसका एक सिंपल एग्जाम्पल भी है रियल लाइफ में। जब आप रेल की पटरियों पर कान रखते हो ना, तो वाइब्रेशन की वजह से ट्रेन की आवाज आपको पटरियों पे जल्दी सुनाई देती है, लेकिन आपको ट्रेन नहीं दिख रही होगी। ट्रेन शायद कुछ किलोमीटर दूर होंगे, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आपको रेल की पटरियों पर ट्रेन की आवाज जरूर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होता है, फिर पानी में, फिर हवा में। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि साउंड प्रोपगेट करता है पार्टिकल्स के थ्रू, है ना। पार्टिकल यहां पे खड़े हुए हैं, जाके टकराओ तो पार्टिकल आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, साउंड आगे बढ़ती जाएगी। अब मान लो आपके साउंड इतने दूर खड़े, ठीक है, मतलब यहां पे एक है और यहां पे एक है दूसरा पार्टिकल, तो यहां से यहां जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा, फिर ये साउंड फिर आगे जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा। ये हवा है। अब पानी में पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो ये क्या, टकराया वापस आ गया, टकराया वापस आ गया, टकराया वापस आ गया, है ना। पार्टिकल्स आर अ बिट मोर क्लोजली पैक्ड। ये तो सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी होती है ना। गैस पार्टिकल्स आर वेरी unevenly packed within each other. They have a huge amount of distance between them. Liquid particles are a bit more closely packed. Solid, on the other hand, are jam packed. Solid एक सॉलिड तभी होती है जब उसके पार्टिकल्स जैम पैक्ड होते हैं, है ना। कहते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा जैम पैक्ड वर्ड, बचपन से सुनते होगे, डेफिनेशन होता है सॉलिड का। तो पार्टिकल टक 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 टकरा के साउंड आगे बढ़ जाती है। दिस इज द रीजन व्हाई सॉलिड हैज द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, चलो बढ़िया, समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, अब हम आ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स पे। ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अब ये मेरे को दिक्कत बहुत देता है। क्यों देता है? क्योंकि पिछले 3 साल में साउंड चैप्टर नहीं था। तो 10th ग्रेड में जो बच्चों को मैं वेवलेंथ क्या है पूछता हूं, फ्रीक्वेंसी क्या है पूछता हूं, टिम्बर क्या होता है पूछता हूं, टोन क्या होता है पूछता हूं, एम्पलीट्यूड क्या होता है पूछता हूं, पिच, लाउडनेस, ऐसे सारे वर्ड्स बच्चे जानते नहीं। ठीक है, हाँ, वेवलेंथ लैम्डा भी यहां पे हमारे 10th ग्रेड वाले होंगे ना। वेवलेंथ लैम्डा सर, फ्रीक्वेंसी न्यू सर, पता नहीं होता है। बच्चे मुझे पूछते थे कब पढ़ा हमने, तो बच्चों क्योंकि आपने नहीं पढ़ा था 9th ग्रेड में, क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर था ये पूरा चैप्टर, इसलिए आपको नहीं पता है। लेकिन इस साल वाले बच्चे सारे मस्त एकदम, क्योंकि अगले साल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आराम से आप अभी याद रहेगा आपको। ठीक है, सो बेसिकली पढ़ते हैं। हमने जो वेव देखा था ना कुछ देर पहले, ये जो वेव देखा था ना, इस वेव के कुछ कुछ नाम है। जैसे अभिषेक सर खड़े हुए हैं, ये अभिषेक का सर, ये अभिषेक सर के हाथ, ये अभिषेक सर के पैर, ये अभिषेक सर का हैंडसम चेहरा, है ना। वैसे इस वेव के भी कुछ कुछ पार्ट्स के नाम्स हैं, पार्ट्स के नाम्स हैं। ओह माय गॉड, पार्ट्स का नाम है, उन नाम को हम जानते हैं। ठीक है, चलो अब मैं चाहता हूं कि अब पूरे ध्यान से देखना। जैसे मैंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले ये जो पीक्स है ना, जहां पे कंप्रेशन सबसे ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा, इन पीक्स को हम कहते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या कहते हैं? क्रेस्ट। समझ आ गया क्या कहते हैं इसको? द पीक ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज क्रेस्ट। इसका एक और है, बताऊंगा मैं क्या है, बट रुक जाओ। वैसे सर सबसे लोएस्ट जो पॉइंट होता है ना, सबसे कम प्रेशर रीजन, सबसे कम डेंसिटी वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं ट्रॉफ। क्या कहते हैं? ट्रॉफ। अब इसको ट्रॉफ बोल दो, ट्रफ बोल दो, ट्रॉग बोल दो, ट्रग बोल दो, बात सेम ही है। ठीक है, यू कैन कॉल इट एज ट्रॉफ, ट्रफ, ट्रूफ, ट्रग, ट्रोग, ट्रूग। जो बोलना है बोल दो, समझ में आ गया आपको क्या है वो। लोएस्ट डेंसिटी रीजन, लोएस्ट प्रेशर रीजन इन द प्रेशर वेव और साउंड वेव। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, तो सर जो लोएस्ट भी नहीं है, जो ये भी नहीं, उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो ये हो गया ना, ये मीन वैल्यू। ये जो एक्स एक्सिस है, इसको हम कहते हैं मीन वैल्यू, या तो मीन पोजीशन भी कह दो, मीन पोजीशन। क्यों सर मीन वैल्यू समझ में आता है, मीन पोजीशन कैसे आ गया सर? ऑफ कोर्स ही बात है भाई, ये कौन सा रीजन है जहां पे पार्टिकल्स क्लोज है,
यानी कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे झुंड बना चुके हैं। फिर जब पीछे जाएंगे पूरा तब जाकर ये आएगी। तो पार्टिकल बेसिकली यहां पे खड़ी थी, आपने धक्का मारा तो यहां तक गई, तो ये हो गया कंप्रेशन रीजन। फिर वापस आपके फिर वापस आई, वापस आके फिर इस तरफ गई, ये हो गया आपका रेयरफैक्शन रीजन। ठीक, कंप्रेशन रीजन, रेयरफैक्शन रीजन। अब जब पार्टिकल वापस अपने बीच में आएगा तो इसको तब क्या बोले, इसको मीन पोजीशन ही बोलोगे ना। हाँ, तो मीन पोजीशन, तो ये पार्टिकल्स का मीन पोजीशन जो 0 होता है। मार्क्स से पढ़ता है ना, मीन मोड मीडियन। हाँ एग्जैक्टली, तो मीन पोजीशन, 0th पोजीशन वो। ठीक है, तो मीन पोजीशन हो गया। अच्छा, तो सर ये मीन हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, तो इसके बीच में जो पॉइंट है उसको क्या कहते हो आप? उसको हम शाहरुख खान कहते हैं। कितना सवाल पूछो, लेकिन जो सवाल पूछा है आपने सही पूछा है, तो उसका नाम बता देता हूं। ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल की पोजीशन ही है ना सर, यहां पे सर पार्टिकल, मतलब सर यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, उसका ग्राफ मैंने यहां पे बनाया हुआ है। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। बहुत लोगों को लगता है सर एम्पलीट्यूड तो ये होता है ना सर, क्रस्ट होता है ना सर एम्पलीट्यूड। नहीं, ये हर एक चीज एम्पलीट्यूड होती है। किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल का पोजीशन, डेंसिटी, प्रेशर आप नापोगे, उसको हम पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है, कुछ बच्चों के आवाज में एप्लीट्यूड सर, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इस एम्पलीट्यूड के पता कर जाने से हमें समझ में आता है कि क्रस्ट और ट्रफ का एक अच्छा डेफिनेशन हो सकता है। वो क्या होगा? द रीजन विद द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एज क्रस्ट। The point of the wave with the lowest amplitude is called as trough. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की वजह से क्रस्ट और ट्रफ का एक बेटर डेफिनेशन हम दे पाते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, पठानों पे आ गया हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट is called as crest and the minimum displacement is called as trough. Zero displacement is called as mean value. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे कितने वेव्स है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं कितना, क्या बोलोगे आप? कितने वेव्स हैं यहां पे? हाउ मेनी वेव्स आर देयर? आपके लिए एक वेव क्या? आपके लिए ये एक वेव है ना? सबके लिए वही है ना भाई? मुझे लगा कि आप लोग शायद गलत सोच रहे होगे, शायद आपको लगे सर ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है। नहीं भाई, ये पूरा एक वेव होता है, ऊपर जाके नीचे आना पड़ता है। तो वैसे ऊपर जाके नीचे आना पड़ता है तब जाके एक वेव होता है। तो आप कह रहे हो 5 होता है ना सर, तो बढ़िया, 1 2 3 4 5, बराबर सही समझे आप लोग? तो यहां पे 5 वेव है। तो आपने से बता दें कि सर ये एक वेव होता है। तो एक वेव का जो लेंथ होता है ना, इस एक वेव के लेंथ को आप क्या बोलोगे? पठान शाहरुख खान बोलोगे? सलमान खान बोलोगे? नहीं ना, इस एक वेव के लेंथ को आप वेव लेंथ बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? वेव का लेंथ को हम वेव लेंथ ही बोलेंगे ना, थोड़ी ना हम करीना कपूर बोलेंगे। समझ में आ गया? किसी एक बच्चे का भाई आवाज, मतलब आवाज बोल रहा हूं, सुपर चैट आया, सर हर्ष सर को फोन करके प्रैंक करो क्लास के बाद ठीक है, फ्री मूविंग जी, जैसा आपने कहा, बस आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वेवलेंथ कहते हैं। सही है? सो द लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। सही, ठीक है। अब यार थोड़ा सोचो, इस एक वेव को बनने में कुछ वक्त लगा होगा। ऑफ कोर्स बात है ना, देख रहे हो यहां पे एक्स एक्सिस में टाइम है, तो मान लो ये 5 सेकंड है, तो ये 10 सेकंड पे है, ये 15 है, ये 20 है ना? एक वेव को बनने में 10 सेकंड लगे हैं, करेक्ट? तो द टाइम टेकन बाय वन वेव इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। क्या कहते हैं इसको? टाइम पीरियड। Time taken by one wave is to produce, or the time taken by the particle to move forward and backward and come back to its mean position, है ना? To move forward, backward and come back to its mean position. That movement, the amount of time it takes is called as one time period. ठीक है? अब वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं
with the word lambda, 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 B साइलेंट है, lambda. कोई इसको लंबड़ा बोल देता है, नहीं है, lambda, B साइलेंट है, और इसको डिनोट करते हैं हम एक दंडी और ये दूसरी दंडी, ऐसे. टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं हम कैपिटल T से, और इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स. टाइम है, सेकेंड्स होगा. वेव लेंथ है तो मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है. ठीक है. अब एक आखिरी चीज आती है. अब वो आखिरी चीज क्या है जो आपको सीखना है? जैसे फॉर एग्जांपल सर आपने बता दिया कि एक वेव का टाइम पीरियड होता है, लेकिन हर सेकंड कितने वेव होते हैं वो कौन सी क्वांटिटी बताता है? मतलब इन 1 सेकेंड हाउ मेनी क्वांटिटीज आर देयर, हाउ मेनी वेव्स आर देयर. इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया कि सर एक सेकंड में कितनी बार आपकी पार्टिकल टक 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 करके वापस आ गए, या तो कितने बार आपके वेव्स निकल गए एक सेकंड में, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, जो भी आपको कहना आप कह सकते हो. ठीक है. और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड. वही हर सेकंड में कितने वेव्स, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड. इसके एसआई यूनिट फ्रॉम द फॉर्मूला होनी चाहिए 1 अपॉन सेकंड, है ना, 1 डिवाइडेड बाय सेकंड्स. ये इसके एसआई यूनिट होनी चाहिए, बिल्कुल है. लेकिन 1 अपॉन सेकंड्स को हम हर्ट्ज बोलते हैं. क्या कहते हैं? वो इट हर्ट्स सर, वो वाला नहीं, हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज कहते हैं. क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है हेनरिक हर्ट्ज ने निकाला था. ठीक है. इसलिए हमने उनको सम्मानित करने के लिए फ्रीक्वेंसी में हर्ट्ज लगा दिया. ठीक है, समझ आ गया सबको? क्लैरिटी मिल गई है? कोई डाउट नहीं है आपको? ₹20 बर्बाद हो गए. क्यों भाई? सुपर चैट आया है, चलो देख लेते हैं. ओके, कहां? एक तो मैं अच्छा, दूसरा आया. अच्छा, सिर्फ ₹20 डाले क्या? हर्ष विजेश जी, काहे सर योर माइक इज प्रोड्यूसिंग वेरी अनप्लेजेंट साउंड. कब भाई अद्वैश जी? वेर इट इज प्रोड्यूसिंग अनप्लेजेंट साउंड, देन व्हाई आर द स्टूडेंट्स लिसनिंग? At times when my neck goes down, that it might be the case because the mic is just here, na? So I hope you are understanding that. Advesh Mishra जी, free moving beta particle. अरे क्या बात है भाई, आज सारे बच्चे पैसे दे रहे हैं हमको, बहुत बहुत शुक्रिया. यशवर्धन जी, सर वेदांतु पैक में ट्रायल पैक है क्या सर? ट्रायल पैक तो नहीं है बेटा फिलहाल, बट द्रोना है. द्रोना आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो. ठीक है. ओके, शुरू करें बेटा. तो कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव्स मैंने आपको सारे पढ़ा दिए. ठीक है. देयर आर नो अदर कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज लेफ्ट. मैं एक बार समराइज कर लेता हूं. क्रेस्ट पढ़ लिया आपने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ट्रफ, लोएस्ट एम्पलीट्यूड, लोएस्ट डिस्प्लेसमेंट. इस पूरे चीज को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. एम्पलीट्यूड इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. द मीन पोजीशन ऑफ द particle is called as mean position or mean value. The length of a wave is called as wavelength, denoted by lambda, SI unit meter. The time taken by one wave to produce is called as time period, unit is seconds. Number of waves per second is called as frequency. Formula is 1 upon T and unit is hertz. ठीक है, डन. आगे बढ़ते हैं. ओके, कंप्लीटेड हो गया यार. हाँ. अब बात आती है इस पूरे चैप्टर के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की. हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव साउंड के एक एक क्वालिटी से डिपेंडेंट है. अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं आपसे पूछूं गाइस, अगर मैं आप लोगों को व्हाट्सअप ब्रो ऐसे जोर से बोलूंगा, तो व्हाट्सअप ब्रो ऐसे धीरे बोलूंगा, तो साउंड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बदल रहा है? एम्पलीट्यूड बदल रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, जिसकी वजह से आवाज ज्यादा आ रही है, आवाज कम आ रही है. ये नहीं पता हमें. मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं अभी. अगर मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा या तो मेरे नॉर्मल स्पीड में बात करने की कोशिश करूंगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं. जैसे अभी मैंने इतनी तेज बोल गया मैं, तो मेरी नॉर्मल स्पीड होती है बात करने की, लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात कर रहा हूं. क्लास में आने के बाद मैं बहुत स्लो बोलने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं. बट दिस इज माई एक्चुअल स्पीड. लोग 2-3 बार मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कह रहे हो सर, रुक जाओ. जब मैं पहली बार पढ़ाना शुरू किया था तो मेरी भाई पहली स्पीड ऐसी ही, तो बच्चों समझ नहीं आता, बच्चे फीडबैक लेते सर थोड़ा स्लो बोलो. समझ रहे हो?
तो जब मैं तेज बोल गया तो साउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बदली और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल रहती है जब मैं धीरे बोलता हूं? ठीक है। अब मान लो दो इंसान है, उन दोनों इंसानों का बोलने का तरीका, स्पीड एकदम सेम है, आवाज भी सेम है, लेकिन फिर भी आप इन दोनों के आवाजों के बीच में डिफरेंस निकाल पाओगे। जैसे गिटार होती है, एक गिटार जो है स्ट्रिंग से बनता है ना। एक सितार जो है, सितार भी स्ट्रिंग से बनता है। एक तबला मेम्ब्रेन से बनता है, एक ढोल मेम्ब्रेन से बनता है। मेम्ब्रेन स्ट्रिंग स्ट्रिंग, लेकिन आवाज इन हर एक डिवाइसेस की अलग अलग है। तबला और ढोल के बीच में बहुत डिफरेंस होता है आवाज का। गिटार के स्ट्रिंग्स की आवाज और सितार के स्ट्रिंग की आवाज में डिफरेंस होता है। क्यों? स्ट्रिंग स्ट्रिंग होती है, लाउडनेस सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, क्या बदल जाता है? तो इस चीज समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आती है रियल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग की। साउंड पढ़ा हमने तो क्या पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो समझे? जो भाई रेडी है बोलो जोर से बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शेयर करते जाओ जितना हो सकता है। सर द्रोणा पैक में आप हो गया क्या सर? नहीं यशोधन जी, CBSE 9 के द्रोणा में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बट डरना नहीं, हमारे से अमेजिंग टीचर्स और वहां पे हैं जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बल्ले बल्ले शुरू करें। तो मेरे ख्याल से अगले 1 घंटे में हम इजीली इस चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हमने कर लिया ऑलमोस्ट। इसके बाद सिर्फ रेंज ऑफ हियरिंग बचती है और एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड बचता है, जो बहुत इजी है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि जब पापा बोलते हैं जा टीवी का वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, तो मम्मी जब प्रार्थना कर रही होती है, मम्मी बोलती है ए टीवी का वॉल्यूम कम करना है, तो आप कम करते हो। तो जब वॉल्यूम बटन से कम करते हो तो वॉल्यूम बटन जब बढ़ाते हो तो होता क्या है टीवी में? टीवी में होती क्या है? सिंपल सी चीज देखो, जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो पहले आपका जो स्पीकर है टीवी का ना, वो ऐसे वाइब्रेट करता है। फिर आप धीरे धीरे जब वॉल्यूम बढ़ाते हो ना, तो टीवी का स्पीकर का वाइब्रेशन ऐसे होता है। फिर तो आप स्पीकर देखोगे ना, जब आप कोई डीजे में जाते हो, आपने देखा होगा स्पीकर ऐसे ठूक 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 करके वाइब्रेट होती है, क्योंकि साउंड इतना ज्यादा तेज होता है। समझ रहे हो? और जब स्पीकर का वॉल्यूम कम करते हो, आप टीवी का वॉल्यूम करते हो, तो वाइब्रेशन इतनी हो जाती है, फिर इतनी होती है, फिर इतनी होती है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो उस वाइब्रेशन का, उस साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है ना? कैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है सर? जैसे यार ये नॉर्मल सीन है, ठीक है, ये नॉर्मल सीन है, साउंड बराबर है। अब आपने क्या किया, साउंड को बढ़ा दिया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, बस आपका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी देखो, एक वेव दूसरा वेव, सेम टाइम, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है फ्रीक्वेंसी में, लेकिन आपका जो एम्पलीट्यूड था वो यहां से यहां बढ़ गया। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ा तब जाके आपका आवाज तेज आई। जब एम्पलीट्यूड कम होता है तब आपकी आवाज, लाउडनेस कम आती है। तो व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी विच वी हियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा मुझे एम्पलीट्यूड बताओ, क्या आपको एम्पलीट्यूड सुनाई देती है? तब लोग नहीं सर एम्पलीट्यूड तो सुनाई नहीं देती। हाँ, आवाज तेज होती है, उसको तो हम लाउडनेस कहते हैं ना। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप उनको महसूस नहीं कर सकते हो, लेकिन उन कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जिनको आप महसूस कर सकते हो। जैसे एम्पलीट्यूड के ऊपर नीचे होने से लाउडनेस ऊपर नीचे होती है, ये आप महसूस कर सकते हो। सो लाउडनेस बिकम्स अ सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, वो सब्जेक्ट को समझाता है कि आपने एम्पलीट्यूड बढ़ाया हुआ है। एम्पलीट्यूड बिकम्स एन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। भाई अगर मैं स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, स्पीकर इतना वाइब्रेट करे तो इतनी लाउडनेस आएगी, इतना वाइब्रेट करे तो इतनी आएगी, तो वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सो एम्पलीट्यूड इज एन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, लाउडनेस बिकम्स अ सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मान लो लाउडनेस वाला पार्ट हो गया, लाउडनेस बढ़ा दिया आपने ये सीन देख लिया आपने।
अब मान लो अगर मैं आपसे एक सवाल, तो दिस बिकम्स, एक सेकंड ना, हाँ, तो हाई लाउडनेस वाले वेव का ये होगा और लो में ये होगा। तो ये ग्राफ आपको शायद एग्जामिनेशन में आ जाएगा और आपसे पूछेगा यार बताओ यार ये कौन सा ग्राफ है, क्या ये लाउडनेस वाला ग्राफ है, पिच वाला ग्राफ है, किसका ग्राफ? तो आप पहले बोल सकते हो ऐसे, तो लाउडनेस वाला ग्राफ है, ठीक है। अब बहुत सारे सिलेबस में है नहीं एक्चुअली है, लेकिन कभी भी टीचर्स पूछ लेते हैं, मैं वो बता देता हूं कि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस का एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है। कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, नॉट ओनली एम्पलीट्यूड बट स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर आप एम्पलीट्यूड को दुगना करोगे तो आपका लाउडनेस 4 गुना हो जाएगा, अगर एम्पलीट्यूड को तिगुना करोगे तो लाउडनेस 9 गुना हो जाएगा। अब आप चैट में स्पैम करके बताओ, अगर आप एम्पलीट्यूड को 4 गुना करोगे तो लाउडनेस के साथ क्या होना चाहिए? 16 गुना। करेक्ट? वेरी गुड तने जी, वेरी गुड साहिल जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट, कि सर व्हाट इफ वी कीप द एम्पलीट्यूड सेम एंड चेंज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट हैपेंस? ऑफ कोर्स, लेट मी आस्क यू ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेरे आवाज में और अनुमान की आवाज आपको सेम लगती है? क्या हम दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है? नहीं बताता कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होता है, कानों में बताता हूं। जब एक अच्छी फ्रीक्वेंसी, जब एक सूदिंग फ्रीक्वेंसी वाली आवाज आपके कानों तक आती है तो मेरी आवाज जैसे लगती है ना, सूदिंग। मैं थोड़ी देर में अगर आपको गाना गा के सुनाऊंगा तब सो नहीं जाओगे, है ना, इतनी अच्छी आवाज। आई नो, थैंक यू। लेकिन यहीं पे अगर अनुभव हम कहेंगे आपको, जैसे हाँ बच्चा सो जाओ, तो आपको सोना आएगा? नहीं, आप सो भी रहेंगे तो जाग जाओगे। लेकिन क्या हमारी लाउडनेस बदली? क्या हमने ज्यादा जोर से बोला? नहीं, आवाज हम दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है, कुछ और बदल गया। मैं मजाक कर रहा हूं, बट इन जनरल इफ यू नोटिस, women have a high frequency voice. वो एक characteristic differentiation है between male and female voice. Female voices are more shrill. Shrill का मतलब होता है जिसकी frequency ज्यादा होती है ना? और हमारा होता है थोड़ा सा lame, हम थोड़ा सा laid back बोलते हैं और हमारी आवाज इतनी shrill नहीं होती, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, तो मेरे और अनुमान की आवाज में ये डिफरेंस हो जाती है, या तो किसी भी मेल और किसी भी फीमेल की आवाज में ये डिफरेंस हो जाती है। हालांकि बहुत सारे मेल्स होते हैं जिनकी फीमेल वॉइस थोड़ी सी हल्की हो जाती है, बहुत सारे फीमेल्स होते हैं जिनकी थोड़े से मेल वॉइसेस हो जाती है। वो जेनेटिक्स और वो उनके कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करता है जिंदगी की, बट यू गेट द आइडिया, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि भाई इन दोनों केसेस में आपका जो एम्पलीट्यूड है आप सेम है, देख रहे हो, एम्पलीट्यूड ऊपर और नीचे दोनों सेम है। लेकिन यहां पे आप पूछूंगा कितने वेव्स, तो आप बोलोगे सर यहां पे 1.5 वेव है सर, 1.5, ये 1 और आधा, 1.5 वेव है। और यहां पे कितना है सर, यहां पे आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 6.5 वेव है सर। यहां पे है 1.5 वेव, यहां पे 6.5 वेव है, सेम टाइम लेंथ है, टाइम ड्यूरेशन सेम है, लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वहां पे फ्रीक्वेंसी कम है। सो दिस बेसिकली बिकम्स अ लो पिच साउंड, दिस बिकम्स अ हाई पिच साउंड। तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं हाई पिच वॉइस, जब फ्रीक्वेंसी कम बोलते हैं उसको बोलते हैं लो पिच वॉइस। वो गाने में सुनते होगे ना, जब सारेगामा देखते हो तो इंडियन आइडल देखते हो, बोलते होंगे ना, बेटा आपका जो ऊपर वाला पिच था ना, वाह 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 वाह, वो टोन को छू कर आ गया, अरे मजा आ गया सर, है ना। जैसे केसरिया हम गा रहे थे, केसरिया तेरा इश्क है, तो वहां पे हाई पिच चला जाता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली दैट इज द आइडिया, फ्रीक्वेंसी वहां पे बढ़ जाती है। तो हाई पिच वॉइस को हम श्रिल वॉइस भी बोलते हैं, लो पिच वॉइस को हम लेम बोलते हैं, ठीक है, गेट द आइडिया। सर आई सेंट यू मनी ऑफ 1000, से सर यू गॉट अनॉट। मेरे को कैसे भेज सकते हो बेटा पैसे, कैसे भेज सकते हो बाबा जी, हाँ हाँ कैसे भेज सकते हो मेरे पैसे? मेरा गूगल पे नंबर आपको पता है, फोन पे पता है आपको, भेजना है तो बता देना, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। तो गेट द आइडिया, पिच भी समझ लिया। अब आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो सिलेबस में है नहीं लेकिन टीचर्स पूछ लेते हैं, व्हाट इज टोन, ठीक है, माइंड योर टोन कहते हैं ना, व्हाट इज दैट टोन? टोन इज बेसिकली साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, जब एक साउंड एक ही फ्रीक्वेंसी में आती है उसको हम टोन कहते हैं, ठीक है। इससे बोलते हैं माइंड योर टोन, क्योंकि बोलते हैं गुस्से में लोग, जब गुस्से में बात कर रहे होते हैं लोग, तो सामने वाला बोलता है प्लीज माइंड योर टोन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी आवाज अचानक से एंग्री हो जाती है, पिच बढ़ जाती है, तो आप कहते हो प्लीज माइंड योर टोन, आवाज नीचे करो, संभाल के बात कर, समझा, वो होता है ना वो से, ठीक है। तो साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। ये है नहीं सिलेबस में, पूछ लेते हैं हम लोग कि टोन क्या होता है, इसलिए मैंने बता दिया।
अब बात आती है, जैसे मैंने पूछा था आपसे कि ये गिटार है एक सितार है, स्ट्रिंग से बज रहे हैं, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, कैसे आवाज अलग है? मेरे और हर्षर एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, आवाज कैसे अलग है? कि तब आती है आखिरी चीज कॉल्ड एज टिम्बर। टिम्बर क्या होता है मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसको ध्यान से देखना। जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज ऐसे आ रही है, ठीक है? और जब हर्षर बात करते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड मान लो मेरे से सेम है, और यहां पे मैंने 2 वेव बनाया, वहां पे भी 2 वेव बनाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, लेकिन वहां पे डिफरेंस ये होगा कि उनकी आवाज ऐसे होगी, उनकी आवाज नहीं, उनकी साउंड वेव ऐसे होगी। हाँ जी, तो एम्पलीट्यूड सेम हो, पिच सेम हो, लेकिन फिर भी अगर आपका वेव अलग है तो आपकी आवाज अलग हो जाती है। हाँ जी, वेव अलग हो सकता है, जरूर नहीं कि हर एक चीज का वेव ऐसे हो, स्मूथ हो, ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस है। इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ वेव, ठीक है? क्वालिटी ऑफ वेव मतलब कि भाई आपके वेव का टाइप फॉर्म क्या है, कि किस टाइप का वेव है, कैसा दिखता है वो, उसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ वेव। और ये क्वालिटी डिफाइन करती है टिम्बर। टिम्बर मतलब साउंड सेम है, वॉल्यूम सेम है, सब कुछ सेम है भाई, लेकिन टिम्बर अलग है इनका, इसलिए आवाज अलग लगती है। तो क्वालिटी ऑफ द वेव डिफाइंस और टाइप wave form is the right word, wave form defines the timbre of your sound। wave form मतलब वेव का फॉर्म क्या है, ठीक है? तो ये भी हो गया। अब बात आती है सर कौन सी आवाज नॉइज बन जाती है? बहुत मॉडर्न होता है ना, हर्षर रॉक्स दुनिया शॉक्स, अरे ठीक है ठीक है ठीक है बाबा जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हर्षर रॉक्स बोला, म्यूजिक और नॉइज में डिफरेंस क्या है? जैसे भी बाबा जी हाँ जी नॉइज फैला रहे हैं स्पैम करते हुए चैट में, बाकी सारे बच्चे सुन रहे हैं, तो कब एक साउंड आवाज नॉइज बन जाती है? एग्जैक्टली, यू गेस द राइट वर्ड राकेश जी। इट्स नॉट हाई फ्रीक्वेंसी अलका जी, इट्स नॉट हाई फ्रीक्वेंसी राकेश सेड इट राइट, व्हेन द साउंड बिकम्स अनप्लेजेंट। व्हेन एनीथिंग बिकम्स अनप्लेजेंट दैट बिकम्स अ नॉइज। जैसे भावेश जी है ना, थोड़ा सा आप अनप्लेजेंट बिहेव करने लग गए तो हमको अनप्लेजेंट लगा, तो आपको हमने बोला कि परेशान कर रहा है बंदा, है ना, तो इसको हम कहते हैं अनप्लेजेंट। कब होती है साउंड अनप्लेजेंट? अभिषेक सर इतने जोर से बोलेंगे तो अनप्लेजेंट हो जाएंगे? नहीं। कब होती है अनप्लेजेंट? सुनना ध्यान से। जब लाउडनेस को का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डेसिबल्स। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज इसका होता है डेसिबल्स, इसको हम डिनोट करते हैं डीबी से। छोटी डी, छोटा डी, बड़ा बी, डेसिबल्स। ठीक है, जितनी आवाज आ रही है उसको डेसिबल्स में हम मेजर करते हैं। जब ये आवाज 80 डेसिबल्स को क्रॉस कर जाती है उसको हम नॉइज कहते हैं, ठीक है? जब आवाज 80 डेसिबल्स को क्रॉस कर जाती है उसको हम नॉइज कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्कोर्स को चल रहा है और आपके घर तक आवाज आ रही है 1 किलोमीटर दूर है, तब उसको नॉइज ही बोलेंगे, क्योंकि 80 डेसिबल से डेफिनेटली ऊपर है, ठीक है? जब ट्रैफिक जाम में लोग लग जाते हैं, स्पेशली मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में, और हॉन्ग करते रहते हैं ट्रैफिक में, तो वो भी नॉइज बन जाता है क्योंकि वहां पे 80 डेसिबल क्रॉस हो जाती है, ठीक है? तो whenever the sound reaching your ears becomes unpleasant or it is over 80 decibels, it's called as noise. If the sound reaching your ears is creating a soothing effect, मजा आ रहा है सुनकर, उसको हम म्यूजिक कहते हैं, ठीक है? चलो ये भी होगा बेटा, ओके। हाँ, अब आ चुके हम हमारे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर, एंड डेफिनेटली लेट मी टेल यू, इस टॉपिक से आपको सेक्शन ए में जो 20 एमसीक्यूज है ना, उनमें से डेफिनेटली सवाल आ सकते हैं, और ऊपर से जब हम इस टॉपिक के एंड में आएंगे तो आपको 2 से 3 मार्क का सवाल भी आ सकता है। तो इस टॉपिक को भी मैं बोलूंगा कि ये हमारे चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे बताया कि मैंने इसके पहले वाले टॉपिक को बोला था थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सेकंड पैराग्राफ है। तो दो टॉपिक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, प्रोपगेशन ऑफ साउंड और ये भी, ठीक है बेटा? तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरे शिद्दत से देखना और इस वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है? तो सर हमें क्या सारी आवाजें सुनाई देती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ताली मारूं सर, सुनाई दी सर,
थोड़ा धीरे मारता है सर। नहीं सुनाई दी सर, ताली तो मानी मैंने, वाइब्रेशन तो हुआ होगा, फोर्स आपने डाला है सर, तो आवाज तो आई होगी, सुनाई क्यों नहीं दी? गुड क्वेश्चन। क्योंकि भाई साहब हमें हर आवाज सुनाई नहीं देती है, हमें हर वो आवाज सुनाई देती है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। इसको हम कहते हैं ऑडिबल रेंज। एनी साउंड which is falling between 20 hertz to 20,000 hertz, we can hear it. हम सुन सकते हैं, हमें आवाज आएगी बराबर। But any sound that is below, इसको हम कहते हैं sonic sound, जो आप सुन सकते हो sonic, ठीक है। लेकिन अगर आपका साउंड नीचे है, 20 हर्ट्ज से नीचे है, तो उसको हम कहते हैं इंफ्रा साउंड, इंफ्रा कम। और आपकी आवाज अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, अल्ट्रा है, मतलब काहे लिख नहीं पा रहा भाई यहां पे, अच्छा ये कहा हो गया, अरे मेरे बंद कर दे गलती से यार, सॉरी, कोई बात नहीं, इसको दोबारा ओपन करते हैं हम, चिंता ना करो आप, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, हाँ जी, ठीक है। इसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या कहते हैं? अरे बबुआ क्या कर रहे हो? हाँ, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो आप इसको इंफ्रासोनिक भी कह सकते हो, क्योंकि वो सोनिक था तो ये इंफ्रासोनिक, और आप इसको अल्ट्रासोनिक भी कह सकते हो, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज becomes the audible range, sonic sound. Any sound below that is called as infrasound, infrasonic. Any sound above that is called as ultrasonic, ultrasound. ठीक है। अब सर कोई ऐसे जीव जंतु हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड खुद सुन सकते हैं या तो अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं? बिल्कुल है भाई। आप लोग बताएं कि जब आपका अर्थक्वेक होता है या वोल्केनो इरप्ट होता है या तो जब तूफान आने वाला होता है, आपके कुत्ते भौंकने लग जाते हैं भाई, कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। और जब 2006 में सुनामी आई थी तो हमने देखा भी था, मैं अंडमान निकोबार में था 2006 में जब सुनामी आई थी, मैं वहीं पे पला बढ़ा हूं, तो जब सुनामी आई थी उसके पहले रात को सारे कुत्ते भौंक रहे थे हमारे घर। क्या हमें लगा कि सब पागल हो गए क्या, भगाओ इनको, है ना। और देखा गया था कि सारे जो एनिमल्स है, काऊ हो जाए या तो कैट्स हो जाए, डॉग्स हो जाए, सब भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं तो भाग रहे हैं, पता भी नहीं चला क्या चल रहा है हमें। फिर समझ में आया कि जब अर्थक्वेक होता है तो साउंड वेव्स क्रिएट होती है जो ह्यूमन ऑडिबल रेंज के अंदर नहीं होती, वो उससे कम होती है। लेकिन जो कुत्ते होते हैं या तो फिर जो हाथी हो जाती है, काऊ हो जाती है, वो ये इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं बिलो 20 हर्ट्ज को। और जब उन्होंने ये सुना तब उन्होंने भौंकना शुरू किया है, तो दौड़ना शुरू किया, उनको पता है कुछ बड़ा आने वाला है, ठीक है। तो यस, एलिफेंट्स कैन डेफिनेटली हियर इंफ्रासोनिक साउंड्स। एंड अल्ट्रासोनिक साउंड की अगर बात करें तो भाई अल्ट्रासाउंड्स बैट्स इस्तेमाल करती हैं अपना प्रे ढूंढने के लिए, डॉल्फिन्स इस्तेमाल करती हैं इंफ्रासोनिक साउंड को पानी में बातें करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। हम अभी बात करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड के यूज के बारे में, क्योंकि वो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड, यस, अल्ट्रासाउंड इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बिल्कुल रुद्राक्ष जी समझते हैं कि कैसे। अब एप्लीकेशंस ऑफ जो अल्ट्रासाउंड है वो वेरिड, वो इंडस्ट्री में लेकर, नेविगेशन से लेकर, मेडिकल से लेकर आपके एनिमल्स तक सब जगह यूज होती है अल्ट्रासोनिक साउंड। कैसे देखते हैं इंडस्ट्री में, कैसे सर फैक्ट्री में कैसे इस्तेमाल होती है, क्लीनिंग पर्पस के लिए और डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स के लिए। कैसे, देखो ध्यान से। जब ऐसा कोई पार्ट होता है जिसके अंदर आप हाथ डाल के चीजों को साफ नहीं कर सकते हो, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन के अंदर कहां तक हाथ डालोगे साफ करने के लिए, नहीं हो सकता है। एक फनल हो गया, एक टनल हो गया, एक पाइप हो गया, उसके अंदर हाथ डाल के साफ करोगे, नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप उन पाइप्स के थ्रू अल्ट्रासाउंड भेजोगे, अल्ट्रासोनिक साउंड भेजोगे। भाई जो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का होता है, इतना भारी साउंड वेव जब इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के थ्रू गुजरता है तो भाई साहब मेटल्स थोड़ा सा वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी चीजें जो क्लीन होनी चाहिए, वो अलग होकर बाहर आ जाती है, ठीक है। तो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में अल्ट्रासाउंड को, वैसे ही क्रैक डिटेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछो, मेरे स्क्रीन के पीछे एक दीवार है, इस दीवार के अंदर क्या कोई क्रैक है? बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा के सेंट्रल पॉइंट के जो दीवार है उसमें क्रैक है, पता कैसे चलेगा? इतना बड़ा ब्रिज है, ब्रिज के कहीं ना कहीं क्रैक है, पता कैसे चलेगा? पता करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू।
सिंपल सी बात है, यहां पे होता है सोर्स और यहां पे भी होता है सोर्स। सोर्स में से हमने अल्ट्रासाउंड भेजा, एक अगर मेटल ब्लॉक है या तो कोई भी एलिमेंट है जिसमें कोई क्रैक नहीं है, तो वो सारा का सारा साउंड वेव जो अल्ट्रासाउंड भेजा आपने वो बाहर आ जाएगा और आपका डिटेक्टर सारे साउंड वेव को डिटेक्ट कर देगा। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे 10 साउंड वेव्स को भेजा और वहां पे 10 साउंड वेव डिटेक्ट हो गए, तो नो क्रैक्स। लेकिन जब आपने भेजा 10 साउंड वेव को और जब मेटल ब्लॉक में गया एक क्रैक था वहां पे, तो क्रैक क्या करेगा, क्रैक आपके साउंड वेव को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आपने 10 भेजे थे, वहां पे सिर्फ आपके 8 पहुंचे, 2 तो रिफ्लेक्ट बैक कर गया। तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो यहां पे क्रैक है, समझे? तो वहां पे क्रैक है। ऐसे हम डिटेक्ट करते हैं आपके इंडस्ट्री में। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल्स और इन सीमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब नेविगेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है सोनार में। सोनार आपके इस साल सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। सोनार का फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना? सो साउंड ना नेविगेशन र रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है क्या? सिंपल सा चीज है, जो अभी हमने सीखा था वही है। आपका एक शिप, आपका जो शिप होता है, शिप को पता करना है कि कितनी गहराई है नीचे, या तो नीचे कोई सबमरीन तो नहीं आ रहा कि भाई ऊपर से तोप छोड़ देगा वो, या नीचे कोई मछलियां हैं कि नहीं, पता कैसे चलेगा? सिंपल सी बात है, ये जो हमारी शिप है, शिप के सामने तरफ एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर अल्ट्रासाउंड छोड़ती है, अल्ट्रासाउंड नीचे जाता है, जिन जिन चीजों से टकराता है वो सब टकराकर वापस आ जाता है, या तो कोई जमीन पे टकरा गया वापस आ गया, और वापस जब आता है तो रिसीवर इसको रिसीव करता है और हमारे शिप को समझ में आ जाता है कि भाई इतनी दूर टकराया था तो सीबेड इतने दूर है, सबमरीन थोड़ा उससे ऊपर है, तो बहुत सारी चीजें नीचे वो स्कैन कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एको रेंजिंग। क्या कहते हैं? एको रेंजिंग। क्यों? क्योंकि भाई इस मेथड के थ्रू आप रेंज कर रहे हो, आप रेंजिंग कर रहे हो, मतलब इतने एरिया में क्या क्या है पता कर, उसको हम कहते हैं रेंजिंग। उसको हम कहते हैं एको रेंजिंग। आप एको रेंजिंग क्यों कहते हैं? एको का वर्ड कहां से है वो समझाऊंगा उस देर में, बट यू गेट द आइडिया, राइट? तो ये प्रोसेस थ्रू सोनार काम करता है, सिलेबस में है नहीं फिलहाल। हाँ जी बसीना जी, पूरा स्पैम करते जा रही हो। सर आईसीएस की वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं? बेटा आईसीएस की वीडियोस तो हमने थोड़े 1 साल शायद बंद कर दिया है, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं ऑलरेडी आईसीएस के। आप चेकआउट कर सकते हो, आप बस सर्च करो कोई भी टॉपिक और मेरा नाम या तो किसी भी टीचर का नाम, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, कहते हैं एको रेंजिंग, और ये है सोनार आपका। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि हाँ नेक्स्ट यूज क्या है। तो सोनार आपके सिलेबस में इस साल है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, बट अगेन आपको जानना है तो बस सर्च कर लो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेरे नाम के साथ सर्च कर लेना। मेडिकल यूजेस क्या है, ये है सिलेबस में एक बहुत प्यारा यूज, इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ये आपने सुना होगा। सबसे ज्यादा जो वर्ड अल्ट्रासाउंड है ना, वो एक्चुअली गलत यूज्ड वर्ड है, क्योंकि इसको हम सिर्फ हॉस्पिटल में ही इस्तेमाल करते हैं। कितने लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड का बोर्ड सुना है, देखा हुआ है, लोगों को बोलते सुना हुआ है? सबसे ज्यादा यूज इस दुनिया में अल्ट्रासाउंड वर्ड का हॉस्पिटल्स में ही होता है ना? तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब होता क्या है अल्ट्रासाउंड? एक्चुअली इसको अल्ट्रासाउंड नहीं अल्ट्रासोनोग्राफी बोलना चाहिए। ठीक है, अब ये होता है क्या, ध्यान से सुनते। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी सोनार जैसे होती है, सिंपल। एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर अल्ट्रासाउंड देता है, चीजों से टकराता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है, सेम चीज। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसका इस्तेमाल हम करते हैं इन चीजों के लिए। जैसे आपकी मां जो थी वो भी अल्ट्रासाउंड की होंगी, करना होता है ताकि पता चले कि आप जब पेट में हो किस दिशा में हो, क्या सोच रहे हो, हाथ पैर चलने रहे नहीं चल रहे हैं, क्या कर रहे हो, वो सब जानने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ता है। और सेम प्रोसेस जैसे मैंने कहा ना, ये आपका ट्रांसमीटर है, जो पहले आप देख रही है ट्रांसमीटर है, अल्ट्रासाउंड दे रहा है, और ये रिसीवर है, आपको इमेज दिखा रहा है रिसीव करके कि हाँ ऐसी है चीजें आप अंदर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। इसका एक और इस्तेमाल होता है अल्ट्रासोनोग्राफी का, किडनी स्टोन सुना है? किडनी स्टोन्स। अब किडनी स्टोन्स को तोड़ने के लिए आप बाहर से कंचे तो नहीं फेंकोगे ना, अरे क्या किडनी है रे सर, ये पे कंचे तो नहीं फेंकोगे आप। तो किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए भी, जैसे हमने
इंडस्ट्री में फैक्ट्री के अंदर जो क्लीनिंग करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया था, वैसे ही किडनी को भी क्लीन करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अल्ट्रासाउंड को किडनी के थ्रू भेजो आप, अल्ट्रासाउंड जाएगी, जो भाई पत्थर लगे हुए हैं उनसे टकराएगी और पत्थर वाइब्रेट होकर टूट जाएंगे और टूटने के बाद फिर आपके यूरिन के थ्रू वापस बाहर आ जाएंगे। अल्ट्रासाउंड ब्रो, वेरी वेरी अमेजिंग न्यूज। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनिमल्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डॉल्फिन यूजेस देम, एलिफेंट्स यूज देम, बैट्स यूज देम टू फाइंड प्रे। ठीक है, और जो बैट्स इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम कहते हैं एकोलोकेशन। क्योंकि बैट्स का भी एक सवाल आपको एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए मैं आपको सेपरेटली समझा रहा हूं उसे। बैट्स क्या करती हैं? मान लो बैट्स, आपको पता है कि भाई अंधेरे में उड़ती है ना, अंधेरे में उड़ती है, रात को, नॉकटर्नल है वो, रात को अपना खाना भोजन ढूंढने जाती है। तो वो रात को देखती कैसे है? थोड़ी ना उनके पास नाइट विजन है, नहीं है, बट एक्चुअली में है। मान लो पेड़ के ऊपर एक छोटा सा इंसेक्ट बैठा हुआ है, हमारी बैट्स क्या करती हैं? बैट्स एग्जैक्टली सोनार की तरह, अल्ट्रासोनोग्राफी की तरह अल्ट्रासाउंड भेजती है सब जगह, और पेड़ वैसे टकराकर वापस आती है अल्ट्रासाउंड, और इस इंसेक्ट से भी टकराकर वापस आती है, और आपका बैट उसको सेंस करता है और समझ में आता है कि सामने है क्या, और फिर लोकेट करता है अपने प्रे को। इसलिए हम इसको एको लोकेशन कहते हैं, एको रेंजिंग नहीं, एको लोकेशन कहते हैं। लेकिन फिर भी सर ये एको क्यों कहते हैं वो हम समझेंगे। साउंड लोकेशन, अल्ट्रासाउंड रेंजिंग क्यों नहीं कहते हैं, एको क्यों कहते हैं, समझेंगे। बट दीज आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड पीपल, एंड विद दैट वी आर कमिंग डाउन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हाँ जी, रिफ्लेक्शन में सबसे पहला टॉपिक कॉल्ड एज एको। अभी एको क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनो। साउंड रिफ्लेक्ट करती है सर, हाँ ऑफकोर्स ही बात है, रिफ्लेक्ट नहीं करती। कितने लोग हैं यहां पर जो बड़े बड़े पहाड़ियों में जा चुके हैं, ठीक है, और या तो मूवीज में देखा हुआ है, लोग जाते हैं पहाड़ियों में और हाथ फैलाकर बोलते हैं तनिष्का, फिर आवाज आती है थोड़ी देर बाद, तनिष्का आई लव यू, गूंजती है, गूंजना, जो कहते हैं ना आवाज गूंज रही है, एको कहते हैं उसको, है ना? किया हुआ आप लोगों ने? अरे मस्त है यार, सबने किया हुआ है, मजा आ गया। डज साउंड रिफ्रैक्ट? नो इट डजंट, स्लाइटली, नॉट बट नॉट मच, इट डजंट रिफ्रैक्ट, इट अब्सॉर्ब्स एंड रिफ्लेक्ट्स, डजंट रिफ्रैक्ट। ठीक है सर, मैं गया था माउंट एवरेस्ट से चलाया था यशवर्धन जी आपने, आप तो बहुत बहुत बड़े निकले, और आप तो बहुत बड़े स्टार निकले, आपसे तो आपके तो पैर पड़ते हैं मैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसको कहते हैं एको। ठीक है, अब एको आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ही साउंड चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ध्यान से सुनो इस चीज को। ठीक है बेटा, तो एको इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अभी आवाज गूंजती क्यों नहीं है हर जगह, सिर्फ पहाड़ियों में क्यों जाना पड़ता है सर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान सुनो। एको के कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, और ये कंडीशंस एग्जामिनेशन आता है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन एको टू बी हर्ड? ध्यान सुनो। सबसे पहले नॉर्मल जो रूम के दीवार हैं, सामने बिल्डिंग है, इन सबसे एको नहीं हो सकता। एको होने के लिए बहुत बड़ी इमारत, बहुत बड़ी इमारत या तो बहुत बड़े रिफ्लेक्टर की जरूरत होती है। रिफ्लेक्टर कुछ भी हो सकता है, रिफ्लेक्टर जो रिफ्लेक्ट करेगी साउंड को आपको, तो रिफ्लेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, रिफ्लेक्टर शुड बी ऑफ अ वेरी बिग साइज। ठीक है, अब दूसरा, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार, सबसे इंजॉय करता हूं मैं इस टॉपिक को। क्या आपको पता है, आप एक बड़े बिल्डिंग के भी सामने खड़े हो जाओ, एक बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हो जाओ, तो साउंड एको नहीं चाहिए ना? इससे बड़ी बिल्डिंग कहां है सर? नहीं करते, क्यों? ध्यान सुनना। हम जब कोई भी चीज कहते हैं, हम जब कोई भी चीज कहते हैं, वो आवाज हमारे कानों में और दिमाग में 0.1 सेकेंड्स तक रहती है। अब जो मैं कह रहा हूं, मैं समझाने को कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को दिमाग से समझो। मैं जो बात कर रहा हूं वो मेरे कानों में और मेरे दिमाग में 0.1 सेकेंड तक रहती है, परसिस्ट करती है, और इसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। कितना टाइम तक? 0.1 सेकेंड। ये भी आता है एग्जामिनेशन में, समझ रहे हो? तो अगर मैं कोई चीज दोहराऊंगा 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 जो 0.1 सेकेंड के अंदर होगी, तो मुझे वो दो आवाज की तरह नहीं, एक ही आवाज की तरह सुनाई देगी।
बात समझ में आया? तो जब मैं दोहराऊंगा 2 बार बोल रहा हूं तो 0.1 सेकंड का गैप आ जाता है वहां पे। अगर वो गैप नहीं आएगा तो मुझे दोहराऊंगा सिर्फ एक ही बार सुनाई देगा। ठीक है? तो यानी कि एक एको को सुनने के लिए, एक आवाज जो गूंज रही है उसको सुनने के लिए आपको 0.1 सेकंड का टाइम गैप होना बहुत जरूरी है। तो उस टाइम गैप के लिए सर, अगर मान लो मैं कैमरा कितने सामने आकर अगर कुछ कह रहा हूं तो 0.1 सेकंड से पहले मेरी आवाज आ रही है, इतने दूर से कह रहा हूं तो गई आवाज, टकराई, वापस आई, 0.1 सेकंड में हो रहा है सर। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि साउंड जाए, टकराए, वापस आए और फिर आपको आवाज सुनाई दे? 0.1 सेकंड से ज्यादा होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ठीक है, देखो टाइम हमारे पास है 0.1 सेकंड, ये मिनिमम टाइम है भाई। इसके ऊपर जाएगा तभी एको सुनाई देगी। ठीक है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, नोट डाउन करो, इज 340 मीटर पर सेकंड। हवा में साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकंड। निकालो डिस्टेंस। ये खड़ा हूं मैं, यहां से यहां तक टोटल टाइम 0.1 सेकंड है, टोटल टाइम। ठीक है? तो यहां पे मैं निकालूंगा डिस्टेंस, स्पीड है मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? लेकिन ये टोटल टाइम 0.1 सेकंड है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 से इसको डिवाइड करूंगा, टाइम को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि टोटल टाइम है ना, मेरे को सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, मेरे को टोटल डिस्टेंस थोड़ी चाहिए, मेरे को आधा डिस्टेंस चाहिए। करेक्ट? तो स्पीड मेरा 340, टाइम है 0.1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 170 इंटू 0.1, तो हो गया मेरा 17 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी 17 मीटर्स। 17 मीटर्स मेरी मिनिमम होनी चाहिए फॉर मी टू हियर एन एको। अरे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप 17 मीटर दूर हो उस बिल्डिंग से, अगर आपने बात की तो एको होनी चाहिए, कंसिडरिंग कि कोई और ज्यादा चीज वहां पे है नहीं साउंड को ऑब्जॉर्व करने के लिए। ठीक है? दैट इज द थर्ड कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, the reflector should be of big size. Condition number 2, there should be a time gap of 0.1 second between the original sound and the echo sound. Number 3, the minimum distance between the reflector and the source should be 17 meters. कहीं जहां पे 17.2 भी है, क्योंकि आप स्पीड 340 या तो 344 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हो साउंड की स्पीड, तब जाके 17.2 आपको मिलेगी। ठीक है? अब इस चीज से एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम कहते हैं S is equal to, अब देखोगे 2 यहां पे जाएगा, t नीचे आएगा, तो 2d अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन एको। जब भी एको के सवाल आपको न्यूमेरिकल्स में आएंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देना सीधा, क्योंकि बार बार लोग भूल जाते हैं कि टाइम को 2 से डिवाइड करना होता है। सो t बाई 2 करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2d बाई टी। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एको के लिए फॉर्मूला है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोनार की में एको रेंजिंग क्यों कहते थे, क्योंकि वहां पे एको ही हो रही थी ना, ट्रांसमीटर से साउंड आ रहा था, टकरा रहा था, वापस जा रहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको तो है वो। बैट के केस में एको लोकेशन क्यों कह रहे थे, क्योंकि साउंड जा रहा था बैट के बैट से, टकरा रहा था, वापस आ रहा था, तो एको तो हो रही थी, रिफ्लेक्शन तो हो रहा था, इसलिए वहां पे हमने उसको एको लोकेशन बोला, एको रेंजिंग बोला, और यहां पे हम एको सीख रहे हैं। ठीक है? डन, सॉर्टेड भाई साहब। हाँ, अब सर क्या जरूरी है कि सिर्फ एक ही बार साउंड रिफ्लेक्ट हो? जरूरी नहीं है, साउंड बार बार भी रिफ्लेक्ट हो सकती है जब तक पूरी तरह साउंड एनर्जी खत्म ना हो जाए। तो इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया में, और वो है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स कान में लगाते हैं और इस पार्ट को आपके हार्ट के ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि भाई धड़कने कैसे सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है उनको? ये जो डायफ्राम है ये वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने के बाद जो वाइब्रेशन है ना, साउंड है ना, आपके इस पूरे ट्यूब में ऐसे 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 रिफ्लेक्ट कर करके आपके कानों तक आती है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज अ प्रोसेस थ्रू विच स्टेथोस्कोप वर्क्स, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने 1.5 घंटे पूरा साउंड चैप्टर कंप्लीट किया है, थैंक्स टू ह्यूमन ईयर नॉट बीइंग देयर, वरना 2 घंटे में हो जाता। बट थैंक यू सो मच इस पूरे सेशन को देखने के लिए और पूरे चैप्टर को समझने के लिए। आई होप जो दिक्कत आपको साउंड चैप्टर से आ रही थी वो हो चुका है, खत्म हो चुका है।
आने वाले हफ्ते में यानी कि द नेक्स्ट वीक आई बी टेकिंग अ फुल चैप्टर क्विज फॉर साउंड एज वेल, और देखेंगे वहां पे कौन कैसा करता है, और न्यूमेरिकल से मैं करवाऊंगा, तो बी देयर। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक सीबीएसई क्लास 9th के लिए हमारा होने वाला है वी वॉर्स फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स, जहां पे हम फुल सिलेबस के क्विजेस करने वाले हैं, तो बी देयर फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे 2-3 चीजें। पहला, वीडियो मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई अगले साल 10th भी तो है, ऐसे मजे से सीखेंगे, ठीक है। दूसरा, कमेंट्स में मुझे बताना कि सेशन कैसा लगा, या तो सेशन कैसन बा, और दूसरा आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो चाहिए तो बताना मुझे, ठीक है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क बताना मुझे। आज का होमवर्क है, यू नीड टू टेल मी इन द चैट और कमेंट्स व्हाट इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होती है मुझे बताना, रिवर्बरेशन क्या होती है मुझे बता देना, ठीक है। और तीसरा, एक इमोजी जरूर छोड़ जाना, कुछ ना हो तो इमोजी जरूर छोड़ जाना, ठीक है। तो आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड दिस एंड लव दिस सेशन। प्लीज मेक श्योर टू, एज आई सेड, टू ऑल दिस थिंग्स। और इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई बच्चा द्रोणा ज्वाइन करना चाहता है, द्रोणा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जो सिर्फ आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन करके दे देगा द्रोणा के थ्रू हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ। और नेक्स्ट वीक के लिए रेडी रहना, नेक्स्ट वीक के लिए बहुत सारी चीजें होने वाली है आपके क्लास 9 के लिए, एंड along with that we're gonna start a marathon for class 9th as well, so make sure that you're there, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पेपर, until this Abhishek signing off, peace, peace people।